क्लास में ना वर्क के बारे में डिस्कस कर लिया था, और वर्क साथ में ये डिस्कस हुआ था कि वर्क फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है, प्लस ये डिस्कस किया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर सम ऑफ फोर्सेस जीरो है तो इसका ये कोई मतलब नहीं होता कि सम ऑफ वर्क भी जीरो आएगा। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे थे कि वर्क फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। अब हम लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम ओरिएंटेड इस चैप्टर में जाएंगे कि प्रॉब्लम्स करने के लिए हमें क्या चाहिए, न्यूमेरिकल्स करने के लिए न्यूमेरिकल ओरिएंटेड अप्रोच पे आओ। तो देखो आप ये बताओ, जब आप न्यूटन लॉ का न्यूमेरिकल कर रहे थे, न्यूटन लॉ वाले न्यूमेरिकल जब हम लोग कर रहे थे, तो उसके फ्री बॉडी डायग्राम में मोस्टली कौन कौन से फोर्सेस आप डील करते थे? मतलब मोस्टली जो फोर्सेस हम लोग न्यूटन लॉ में डील करते थे वो कौन कौन सी थी, बताएंगे सर आप कौन कौन से? ग्रेविटी एंड कॉन्टैक्ट नॉर्मल, फोर्सेस, ग्रेविटी को बनाते थे, ग्रेविटी एंड ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन था, टेंशन फोर्स थी, स्प्रिंग में फोर्सेस थी, मतलब मोस्टली। फिफ्थ, स्प्रिंग फोर्स के अलावा फिर हम लोगों ने कहीं कहीं पर फ्रिक्शन को भी कंसिडर किया था। देन हम लोगों ने ये भी कहा था कि 6 नंबर पे कि हम लोग कोई अगर किसी हैंड की वजह से, मतलब किसी पर्सन का हाथ लगा दे और बाय हैंड किसी बॉडी को पुश करो या फिर पुल करो, तो ये भी हमने फोर्सेस, मतलब मोस्टली ऐसी फोर्सेस हम देखते थे। हाँ, कुछ आपके पास है डिफरेंट फोर्सेस, अब फिजिक्स पढ़ रहे हो आप तो आएगी ही आएगी। तो अदर फोर्सेस जो आपको कभी कभी आएंगी आपके सामने, तो अदर फोर्सेस में क्या क्या आ सकता है आपके सामने? कोलम्बिक फोर्स आ सकता है किसी न्यूमेरिकल में। कहीं पे जाओगे आपको हो सकता है कि लॉरेंज फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स आ जाए, ठीक है, ये भी आ सकता है। कहीं कहीं पर आपको हो सकता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाए, Gm1m2/r² वाला फोर्स आ जाए। कहीं कहीं पर आपको हिंज रिएक्शन आ सकता है, हिंज की फोर्सेस आ सकती हैं। ऐसे और भी फोर्सेस हैं, मतलब अलग अलग। अब कहीं जाओगे तो बॉयंसी आ जाएगा, लिक्विड्स के चैप्टर में जाएंगे तो फिलहाल ये अभी तो नहीं आएंगे, लेकिन आगे आएंगे, बिकॉज फिजिक्स पढ़ रहे हो आप तो ये आएंगे तो है ही है। एट प्रेजेंट आप इन फोर्सेस की बात करोगे, ग्रेविटी की बात करोगे, नॉर्मल की बात करोगे, टेंशन की बात करोगे, स्प्रिंग की बात करोगे, फ्रिक्शन की, बाय हैंड और पुश और पुल कर की बात करोगे। मैकेनिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट होगा तो कोलम्बिक फोर्स की बात करोगे, मैग्नेटिज्म स्टार्ट होगा तो लॉरेंज फोर्स की बात करेंगे, ग्रेविटेशन में Gm1m2/r² की बात करोगे, रोटेशनल मैकेनिक्स में हिंज फोर्सेस की बात करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स जब आएगी तो उसमें बॉयंसी की बात की जाएगी। तो अलग अलग टॉपिक्स में अलग अलग आएंगे। फिर आपका न्यूक्लियर आएगा, रेडियो एक्टिविटी, तो वहां पर आप न्यूक्लियर फोर्स की बात करोगे। तो हमें इन सब के वर्क के बारे में पता होना चाहिए, आई मीन, क्योंकि अल्टीमेटली जेई के पेपर वाले दिन तो आपको ये सब एक साथ आना चाहिए। जेई का पेपर जिस दिन आप दे रहे होंगे ना, उस दिन आपको ये सब के वर्क पता होने चाहिए, जितनी भी फोर्सेस आप देख रहे हो, बिकॉज 11th से लेकर के और 12th तक की जो कंप्लीट फिजिक्स है आपकी, उसमें इतनी ही फोर्सेस हैं। या अगर मेरे से कुछ मिस हो रहा हो तो आप लोग बताओ, क्लास 11th और क्लास 12th के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके अंदर क्या इनके बियॉन्ड भी कोई फोर्सेस हैं क्या? कुछ मतलब न्यूमेरिकल्स में आप लोगों ने किसी और फोर्स को भी डिस्कस किया हो कभी? तो मेरे को तो नहीं याद आ रहा, बाई चांस अगर कोई हो तो हो, अदरवाइज मेरे को तो ये याद नहीं आ रहा कि 11th-12th में इसके अलावा भी कोई फोर्सेस हैं हमारे सामने। तो हमें क्या करना है, हमारा अभी का जो प्रेजेंट टारगेट है वो ये कि आपको इन सब के वर्क का फॉर्मूला डिराइव करके रखना है आपको, ताकि कोई न्यूमेरिकल अगर आए तो हमें प्रॉब्लम ना हो। मतलब कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए तो हम उसको इजिली कर सकें। तो एक एक करके मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है जी। एक एक करके मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले वर्क बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, सबसे पहला काम। तो वर्क बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? देखो, हम इन सबके वर्क डिराइव करेंगे, आपको इन सबके वर्क डिराइव करेंगे, और आपका एक काम होगा, आप एक सिंगल पेज पर इन सबके वर्क के फॉर्मूलों को लिख करके अपने रिवीजन नोट्स में ऐड कर देना, ठीक है। एक टेबल टाइप की बनाना, उस टेबल में एक कॉलम में इन सारे फोर्सेस को लिख लेना, और राइट वाली कॉलम में इनके वर्क के जो फॉर्मूलेज अभी डिराइव होंगे उनको लिख लीजिएगा। तो सिंगल पेज रिवीजन कर लेना सफिशियंट है। वर्क बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या रिजल्ट होता है बताएंगे आप? ग्रेविटी की फोर्स का वर्क, फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब mg की बात कर रहा हूं मैं, Gm1m2/r² की बात नहीं कर रहा, ग्रेविटी की वर्क की बात कर mgh। रहा हूँ कि mgh। हाँ, कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान लो अगर वो किसी पॉइंट ए से स्टार्ट हो और किसी भी ट्रेजेक्टरी से, ट्रेजेक्टरी मतलब कि उसका ट्रेजेक्टरी स्ट्रेट लाइन ट्रेजेक्टरी हो, चाहे वो इरेगुलर ट्रेजेक्टरी हो, कैसी भी ट्रेजेक्टरी हो,
तो अगर स्ट्रेट लाइन ट्रेजेक्टरी है तो भी उसका वर्क मान लो ए से बी तक गया वो एच हाइट पर, या फिर एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि पैराबोलिक पाथ पे चला गया हो ए से बी तक, ए से बी पैराबोलिकली गया हो, या फिर किसी भी तरीके से जाए। इसमें मैटर क्या करेगा कि उसकी वर्टिकल हाइट क्या थी, जस्ट वर्टिकल हाइट मैटर करेगी एच। तो अगर आप एच हाइट पर कोई पार्टिकल जा रहा है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन पाथ से जा रहा हो, चाहे वो पैराबोलिक पाथ पर जा रहा हो, चाहे किसी भी इरेगुलर पाथ से आ रहा हो, इवन अगर उसका पाथ को रैंडम है, इरेगुलर पाथ है, और उस इरेगुलर पाथ के थ्रू भी अगर वो एच हाइट पे जा रहा है, इन सब के लिए सेम वर्क डन का कंसेप्ट है, दैट वर्क बाय ग्रेविटी विल बी इक्वल टू mg मल्टीप्लाइड बाय h। अच्छा, इसमें प्लस और माइनस का भी साइन आता है बच्चे, ठीक है। मतलब वर्क बाय ग्रेविटी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा कि वर्टिकली आप कितना हाइट कवर कर रहे हो, हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितनी कवर कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। हॉरिजेंटली आप ज्यादा डिस्टेंस कवर करिए, चाहे हॉरिजेंटली कम डिस्टेंस कवर करूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वर्क बाय ग्रेविटी हमेशा mg मल्टीप्लाइड बाय h। प्लस और माइनस हो सकता है कब, तो प्लस और माइनस हो सकता है, प्लस साइन होगा जब बॉडी राइज करेगी, और माइनस साइन होगा जब कोई बॉडी ग्रेविटी में, सॉरी प्लस साइन उल्टा हो गया मेरे ख्याल से, राइज करते समय नेगेटिव साइन आएगा, अगर कोई बॉडी राइज कर रही है तो माइनस साइन, और अगर कोई बॉडी फॉल कर रही है तो उसका साइन जो होगा वो प्लस, बिकॉज फॉल करते वक्त उसका सीधा सा आर्ग्यूमेंट है, अगर कोई बॉडी फॉल करेगी तो ग्रेविटी की फोर्स mg भी डाउनवर्ड होगी और डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड होगा, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, इसलिए पॉजिटिव वर्क। राइज करते वक्त mg तो तब भी नीचे की तरफ लगेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से माइनस। तो ये पहला कंसेप्ट हो गया, ग्रेविटी की फोर्स का जब भी आप कुछ कैलकुलेशन करेंगे वो mgh होगा, और बट ये सिर्फ एक पार्टिकल के केस में, ओनली फॉर द पार्टिकल, दिस इज फॉर अ पार्टिकल। अगर कोई रिजिड बॉडी का केस है, मान लो पार्टिकल की जगह अगर आप बॉडी कंसिडर कर रहे हो, क्योंकि मैं हमेशा दो बातें कह रहा हूँ, मैकेनिक्स दो पार्ट्स की है, एक मैकेनिक्स ऑफ सिंगल पार्टिकल और एक मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज। तो सिंगल पार्टिकल के केस में तो आप प्लस माइनस mgh करेंगे, बट अगर पार्टिकल की जगह कहीं पर ऑब्जेक्ट है जिनकी कुछ सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ ग्रेविटीज है, तो वहां पर आप वर्क बाय ग्रेविटी जब निकालोगे तो वर्क बाय ग्रेविटी विल बी प्लस माइनस mg, और चेंज इन द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्चुअली सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलना चाहिए, बट क्योंकि हम लोग हैबिचुअल सेंटर ऑफ मास के हैं इसलिए मैंने ये लिखा है, बट एप्रोप्रिएट वर्ड होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो वर्क बाय ग्रेविटी विल बी प्लस माइनस चेंज इन द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अब इसके लिए आपको ना सेंटर ऑफ मास का कुछ आइडिया होना चाहिए। सेंटर ऑफ मास का आइडिया होने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ रेगुलर बॉडीज है जिनके सेंटर ऑफ मास आपको याद होते हैं, और नहीं याद है तो याद करने पड़ेंगे। एज एग्जांपल, सॉलिड कोन की अगर हम बात करें, अब नहीं याद है तो आपको मैं बताऊंगा, अब आप याद कर लेना, लेकिन सॉलिड कोन की अगर बात करें तो उसका सेंटर ऑफ मास, किसी को याद है इसमें कि इसकी बेस से 1/3 हाइट पे बेस से, ठीक है। मतलब अगर इसकी टोटल हाइट h हो तो आप इसको कहोगे कि सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास जो है h/3, सही है। h/3 होता है या h/4 होता है? h/4। हाँ जी सर h/4। हाँ, ये ध्यान दो। अच्छा देखो आप ना, एक्चुअली क्या होता है, कोन भी दो हैं, तो इसको कहीं देखो, ये चार्ट आपको गूगल करोगे या किसी किताब में मिल जाएगा यार, कि सेंटर ऑफ मास ऑफ रेगुलर बॉडीज, तो उसमें सबके सेंटर ऑफ मास का एक पन्ना आ जाएगा, वो पन्ना अपने रिवीजन नोट्स में रख लेना। रिवीजन नोट्स के लिए मैं डेली आपसे कुछ ना कुछ कह रहा हूँ, वो बहुत जरूरी है। तो ये h/4 पे है एक्चुअली, सॉलिड कोन के लिए h/4। अब अगर कोई आपसे ये कहे कि आप इस सॉलिड कोन को पलटना चाहते हो, ठीक है ना, इसको आप पलटना चाहते हो और इसको पलट करके इसका वर्टेक्स नीचे लाना चाहते हो और सर्कुलर बेस को ऊपर लाना चाहते हो, ठीक है। समवन, मतलब आपसे कहे कि किसी ने ये काम किया है, समवन डिड, किसी ने ये काम कर दिया, कोन को पलट दिया जा करके, तो उस समवन ने कितना वर्क किया भाई, यानी ग्रेविटी ने कितना वर्क किया इस क्वेश्चन में? क्या इस क्वेश्चन में ग्रेविटी ने वर्क किया? मतलब कोई चीज ऐसे रखी थी और आप इसको पलट करके ऐसे रख दीजिए, मतलब बॉटम वाली चीज टॉप साइड पर, टॉप वाली चीज बॉटम साइड पर, तो क्या इस प्रोसेस में कोई वर्क हुआ? तो हाँ, इस प्रोसेस में वर्क हुआ। क्यों वर्क हुआ समझो आप, इस प्रोसेस में वर्क क्यों किया गया है? सेंटर ऑफ मास रेज हो गया।
हाँ राइट, कि अभी ये सेंटर ऑफ मास ग्राउंड से h/4 हाइट पर है। अब वही सेंटर ऑफ मास उसी ग्राउंड से अब 3h/4 हाइट पर है, तो सेंटर ऑफ मास की डेल्टा एच कितना हुआ, मतलब उसके हाइट में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो सेंटर ऑफ मास h/4 हाइट पर है वो रेज करके 3h/4 पे, हाँ जी, तो अब इसके हिसाब से वर्क निकाल लो कितना होगा, यानी कि ग्रेविटी ने क्या काम किया, तो वर्क ऑफ ग्रेविटी विल बी इक्वल टू mg, और जो भी उसने हाइट चेंज की, तो उस हिसाब से उसका आंसर ले आओ। ठीक है जी, तो उस हिसाब से आंसर लाएंगे तो mg इंटू h/2। अब इसके आगे प्लस साइन लगाएंगे या माइनस साइन लगाएंगे, तो सेंटर ऑफ मास राइज किया है या फॉल किया है, ये भी देख लो। सेंटर ऑफ राइज अगर राइज कर रहा है इसका मतलब ग्रेविटी ने नेगेटिव वर्क किया, तो ग्रेविटी ने अगर माइनस काम किया है तो हम लोगों ने, यानी वो समवन किसी इंसान ने किया होगा ना, बॉडी अपने आप तो पलट नहीं जाएगी भाई, ये चीज रिमोट यहाँ पर रखा है तो ये रिमोट अपने आप तो पलट के ऐसे हो नहीं जाएगा, अगर ये ऐसे रखा है तो मैं कोई ना कोई जाएगा इसको पकड़ेगा और पकड़ करके इसको पलटोगे आप। तो एक्चुअल में वर्क तो हमने किया, मेरे हाथों ने किया ना, हमने हाथ से पकड़ करके इसको पलटा, तो हमने जो वर्क किया होगा दैट मीन्स उसको आप एक्सटर्नल वर्क कहते हो, एक्सटर्नल वर्क, तो वो कितना होगा, ये तो ग्रेविटी का वर्क है, हमने जो काम किया होगा इसका जस्ट अपोजिट किया होगा, यानी हमने प्लस mg इंटू h/2 वर्क किया होगा। साइन को लेकर के ध्यान रखना यार, क्वेश्चंस में क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, स्पेशली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, जब 4 ऑप्शंस मिलेंगे आपको, 4 में एक ऑप्शन में माइनस भी होता है, एक में प्लस भी होता है, तो ये बिगेस्ट पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन होता है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। घर पे नहीं होगा आपको कंफ्यूजन, घर पे कंफ्यूजन हो भी गया अगर मान लो, तो आप तुरंत आंसर पलट के देख लेते हो और फिर अपने आप को कन्विंस कर देते हो, ओहो मैंने ये गलती कर दी, सेल्फ जस्टिफिकेशन अपने आप को, और ये मान के चलते हो कि अगली बार ये होगा नहीं, फिर होगा अगली बार एग्जाम में। तो आप इस माइनस प्लस को लेकर के बिल्कुल कॉशियस रहिएगा कि कहां पर माइनस लगना है, कहां पर प्लस लगना है, किसके वर्क में माइनस साइन आएगा, किसके वर्क में प्लस साइन आएगा। सो ये पॉइंट ध्यान दो बच्चे, जो मैं कह रहा हूं आपसे कि ये जो ऑब्जेक्ट्स वाला कंसेप्ट है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट इस चैप्टर में डील आप नहीं करेंगे बहुत ज्यादा, इसको इस चैप्टर में बहुत ज्यादा डील नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही मेरा अगला चैप्टर स्टार्ट होगा जहां पर आप सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे, रिजिड बॉडीज पढ़ेंगे, उनमें उनमें इसका प्रॉब्लम है, उनमें आपको, और इसके आंसर तभी दे पाएंगे जब सेंटर ऑफ मास की लोकेशंस आपको पता हो कि कौन से बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां पर लोकेटेड होता है, और अकॉर्डिंगली इसका आंसर आप दे सकते हो। दूसरा कंसेप्ट ये जो है, ये मैं कह रहा हूं कि फॉर अ सिंगल पार्टिकल है, तो कभी कभी अगर आप सिंगल पार्टिकल को डील नहीं करते हो तो उसका एक और कंसेप्ट है उसका, चेन वाले क्वेश्चंस, याद करिएगा, कभी कभी ये चेन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। अब हम इसको उस स्टाइल में नहीं पढ़ाना चाह रहे कि चेन वाले क्वेश्चंस का ये फॉर्मूला, स्फीयर वाले का ये फॉर्मूला, दुनिया का ये फॉर्मूला, अरे क्या करोगे वो सब पढ़ के भाई, आप दो बातें बस समझिए कि आपके पास ऑब्जेक्ट है या पार्टिकल है, बात खत्म। तो ये क्वेश्चंस कहते हैं आपसे कि एक टेबल है, मान लिया टेबल के ऊपर हमने कोई एक चेन को हैंग किया, ठीक है, और वो कहते हैं कि L/3 पोर्शन इसका हैंगिंग है, 2L/3 पोर्शन यहाँ पर है, यूनिफॉर्म चेन है जिसका मास कैपिटल M है, तो यूनिफॉर्म है तो टोटल मास कैपिटल M है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और कोई समवन इज पुलिंग इट, है ना, कोई इसको पुल कर रहा है, और पुल करके पूरी चेन को टेबल पर लाना है, ठीक है, तो समवन pulls the chain to bring it on the table, जो हैंगिंग पार्ट है उसको भी टेबल पर लाना है आपको, तो bring it on table। कितना वर्क किया, वर्क बाय दैट समवन, क्या लिखोगे आप, उस समवन ने क्या वर्क किया होगा, उस इंसान ने, मतलब उस पर्सन ने क्या वर्क किया होगा इस क्वेश्चन में, चेन को ऊपर लाने के केस में। तो पहली बात अब आप डिस्कस ये करेंगे, जब भी ये क्वेश्चन आएंगे तो आप ये डिस्कस करिए कि ये जो समवन है उसने जो वर्क किया है वो एक पार्टिकल पर किया है या एक बॉडी पर किया है, चेन को आप एक पार्टिकल मानेंगे या फिर एक बॉडी मानेंगे, क्योंकि अगर आप पार्टिकल मानते हो फिर तो mgh का फॉर्मूला है, और अगर आप बॉडी मानते हो तो mg इंटू सेंटर ऑफ मास को देखना पड़ेगा आपको। सर बॉडी है, चेन की लेंथ दी गई है, पार्टिकल की लेंथ होती नहीं है, ऐसे सोचा जाता है, आपको लेंथ ऑफ चेन दी जा रही है, इसका मतलब यू कैन नॉट कंसिडर इट एज अ पार्टिकल बिकॉज अ पार्टिकल कैन नॉट हैव अ लेंथ। बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई कि आपको पार्टिकल मानना है कि बॉडी मानना है। सो दिस इज अ प्रॉब्लम वेयर द ऑब्जेक्ट इज इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट,
of a given length. That means concept of center of mass use होगा. Concept of center of mass कैसे use होगा यहाँ पर? For this portion which is 2L by 3 and on the table, the center of mass will be at this midpoint because of uniformity of chain. And for this hanging portion which is of length L by 3, for this hanging portion of length L by 3, the center of mass will be at its midpoint. That means कि we are dividing the chain in two segments, one which is already on the table and one which is hanging, two parts. अब आप बताएंगे इसमें कि when this person will pull the chain completely on this table, which center of mass will rise or fall? The center of mass of part which is already on the table, or the center of mass of the part which was hanging? Which center of mass will rise or fall? Sir, hanging. Hanging. तो डेल्टा एस तो हैंगिंग वाले में आएगा ना, तो वर्क भी वही होगा सर, mgl/6. हाँ जी, एम जी. तो अब आप इसका सीधा सा कंसेप्ट लगा, लॉजिकल वे में चलो, मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे. आप लोग इस तरीके से मत पढ़ना कि चेन के क्वेश्चंस ऐसे करने हैं, पानी वाले क्वेश्चन ऐसे करने हैं, मिल्क वाले क्वेश्चन ऐसे करने हैं, ये बेवकूफी है. आप सिंगल सा स्टेटमेंट ये रखो. सो वर्क डन बाय ग्रेविटी इन दिस केस विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दिस हैंगिंग पोर्शन. कितना मास होगा ये हैंगिंग पोर्शन का? मास ऑफ हैंगिंग पोर्शन m/3. हाँ, तो मास m/3 इंटू जी, और इसका सेंटर ऑफ मास हाफ ऑफ l/3 पर होगा. हाफ ऑफ l/3 मतलब l/6 पर होगा. तो सेंटर ऑफ मास यहां से उठ करके टेबल पर जाएगा, तो डेल्टा एच राइज ऑफ सेंटर ऑफ मास वो l/6 हुआ, और राइज हो रही है तो ग्रेविटी ने माइनस में काम किया है. इसका मतलब उस समवन ने, यानी कि एक्सटर्नल पर्सन ने जो वर्क किया वो प्लस में किया, और वो किया mgl डिवाइडेड बाय 18. 6 नहीं आएगा, 18 आएगा आंसर इसका. मास पूरा थोड़ी लेंगे, इसका मास क्यों कंसिडर करोगे? ये वाले, इस वाले मास का तो सेंटर ऑफ मास राइज और फॉल कर नहीं रहा, ये तो टेबल पर था, टेबल पर ही रहेगा. तो इस 2/3 मास के सेंटर ऑफ मास में ना तो राइज है ना फॉल है. 1/3 मास में या तो उसका सेंटर ऑफ मास उठेगा या तो उसका सेंटर ऑफ मास गिरेगा. इस क्वेश्चन में उठ रहा है, तो इसलिए mg इंटू डेल्टा एच कर रहे हो. सर अगर पर्सन का वर्क निकालना है तो वो जब चेन को पुल करेगा, जो ऊपर है टेबल के सर, उसका सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा? नहीं, तो मूव तो कर रहा है, लेकिन देखिए मूव कर रहा है सेंटर ऑफ मास, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, ठीक है. और ग्रेविटी की फोर्स जो है वो डाउनवर्ड है, आप ये मान के चल रहे हो. अच्छा, दूसरा कंसेप्ट एक और है, एक और कंसेप्ट आपने जो पूछा है बता दे रहे हैं, वो भी बता दे रहे हैं आपको. जैसे मान लो हमारे पास ये पेपर है, ये पेपर ही मेरा टेबल से नीचे गिरेगा. ऐसे टेबल है मेरे साइड में, अब टेबल नहीं दिखा सकते, ठीक है, थोड़ी सी प्राइवेसी की चीजें. अगर हम इस पेपर को खींच लें, मेरा काम, मेरा पेपर ऐसे लटक रहा है टेबल से, मैं इस पेपर को खींच करके टेबल पर ले आकर के ऐसे रख देता हूँ. तो ये बताओ, आपको एक और कंसेप्ट बताएंगे. मान लो ये टेबल ऐसे लटक रहा है, अभी इस पेपर में कितनी वेलोसिटी है? अभी अगर पूछे कि इस पेपर में क्या वेलोसिटी है, तो हम कहेंगे 0. रेस्ट पे है, रेस्ट पे. इसके बाद हमने पुल करके छोड़ दिया, इसको पुल करके छोड़ दिया, अब कितनी वेलोसिटी है? 0. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो पहले कोई काइनेटिक एनर्जी थी, ना अब कोई काइनेटिक एनर्जी है. और अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, एक और थ्योरम होती है जिसमें ये कहा जाता है कि टोटल वर्क मस्ट बी इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी. क्योंकि इस क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ नहीं है, तो टोटल वर्क 0 होना चाहिए. इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर एक माइनस है तो दूसरा प्लस होगा. एक और एग्जांपल दिखाता हूं आपको, तब समझ में आएगा. देखिए, इन क्वेश्चंस में आप किसी बॉडी के मोशन की बात नहीं कर रहे हो, बॉडी को सिर्फ रीलोकेट कर रहे हो. एक और एग्जांपल दिखा रहा हूं, देखिए. जैसे मान लो ये क्या होता है, रैंप है, थीटा एंगल का रैंप है, ये लेंथ एल है, और यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर कुछ वो है, मतलब ट्रक व्रक है, ठीक है ना, ओपन ट्रक है यहाँ पर.
और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ग्राउंड से आप, ये तो कभी कॉमन चीज है, आपने कई बार देखा होगा ये सब चीजों को। ग्राउंड से कोई अलमीरा है आपके पास, मान लीजिए सिलेंड्रिकल टाइप की ऑब्जेक्ट है, सॉरी रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है, मान लो ये एल है, ये बी है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। अब कोई पर्सन आया, उस पर्सन ने इस अलमीरा को लिफ्ट किया और ले जाकर के ट्रक में रख दिया। घर का सामान पैक हो रहा है ऐसे मान लो, तो इस पर्सन ने इस बॉक्स को उठाया और बॉक्स को ले जाकर के ट्रक में रख दिया। तो उस पर्सन ने कितना वर्क किया अगर पूछा जाए, बताओ हाउ मच वर्क हैज बीन डन बाय दिस पर्सन। तो पर्सन ने क्या एक्टिविटी की, आप ये तो देखो पहले, वर्क मतलब समथिंग, कोई एक्टिविटी तो हो। तो पर्सन ने क्या एक्टिविटी की है, पर्सन ने एक एक्टिविटी ये की कि एक बॉक्स जो जमीन पर था उसको उठाया और उठा करके किसी ट्रक पर ले जाकर रख दिया, और वो ट्रक किसी इंक्लाइंड प्लेन पर है, रैंप पर है, मतलब ट्रक जो है वो ग्राउंड से ऊपर खड़ी है। आई बात आपको समझ में यहाँ पर? बोलो भाई। यस सर। सर और अब ये मान लेते हैं, देखो क्वेश्चन को बिल्कुल कॉन्फिडेंस लाने के लिए हम ये मानते हैं कि बॉक्स को उठा करके जब रखा तो ये एल वाली साइड यहाँ आ गई और बी वाली साइड यहाँ पर आ गई, उल्टा कर दिया इसने। मतलब जब ऐसे जमीन पर पड़ा था तो ऐसे था, उठा करके ट्रक में रखा तो लेटा करके रख दिया उसने, ट्रक में बॉडी को लेटा दिया उसने, उल्टा कर दिया। अब इस क्वेश्चन में पर्सन ने क्या काम किया? हाँ जी सर, पूछो क्या पूछ रहे थे। सर पिछले वाले में ये पूछ रहा था कि सर जो हैंगिंग वाले पार्ट में वर्क हुआ वो तो हुआ सर, लेकिन जो पार्ट हॉरिजॉन्टल है सर उसका भी सेंटर ऑफ मास मूव करेगा तो उसमें भी कुछ वर्क आएगा? क्योंकि नहीं, फोर्स भी बिल्कुल लग रहा आएगा, है और देखो डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल आएगा, लेकिन एक्चुअली आपको एक चीज बता दें, 100% आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि जो टोटल वर्क जो आएगा, मतलब आपने जो वर्क किया आपको ये लग रहा है, ठीक है मैं बात आपकी मान सकता हूँ, इसका थोड़ा सा कंसेप्ट वेरिएबल मास में आएगा, क्योंकि जो आप यहाँ पर फोर्स लगा रहे हो ना, सुनो, आप जो यहाँ पर फोर्स लगा रहे हो, पहली बात वो कैसा फोर्स होगा, कांस्टेंट फोर्स होगा या वेरिएबल फोर्स होगा, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं मेरे को। और यहाँ से आपको ना एक समझना पड़ेगा कि क्यों हम लोग वर्क को चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाले मेथड से निकालना प्रेफर करते हैं। कई बार ऐसी फोर्सेस हम लगा रहे होते हैं जिनके बारे में हमें खुद नहीं पता होता है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि इस पर्सन ने जो पुलिंग फोर्स लगाई वो कांस्टेंट लगाई थी कि वेरिएबल लगाई थी, या आप छोड़ो, क्या कोई प्रैक्टिकल तरीका है, सोच के देखना आप, क्या कोई प्रैक्टिकल तरीका है कि आप ये पता लगा पाओ कि ये जो पैकर्स एंड मूवर्स वाली कंपनी के लड़के हैं, ये सामान पैक करके जब आपका ट्रक में रख रहे हैं तो ये कितना फोर्स लगा रहे हैं उसके ऊपर? क्या उसको मेजरमेंट करने का कोई प्रैक्टिकल तरीका है? थ्योरेटिकल नहीं, थ्योरेटिकली तो आप हाँ कर सकते हो कि हाँ हम मेजर कर लेंगे, हम कहेंगे जरा प्रैक्टिकली मुझे करके दिखाओ, प्रैक्टिकली आप मेजर करके दिखाओ कि इसने कितनी फोर्स लगाई, और नहीं कर सकते। इनफैक्ट ना तो आप उसका मैग्नीट्यूड मेजर कर सकते हो, ना उसकी डायरेक्शन बता पाओगे एग्जैक्टली क्या होगा। सामान जब उठाया जाता है, कोई भी सामान आप घर में उठाते हो तो कभी वो सीधा रखते हो अपने हाथों पर, कभी वो टेढ़ा हो जाता है, कभी अपने पेट से उसको सपोर्ट करते हो, कभी कंधे से सपोर्ट कर देते हो। होता है ना, भारी सामान उठाओ तो क्या होता है, आप अगर 50 किलो का एक सामान उठाओ तो आपके हाथ में वो स्टेबल ही नहीं रहता है, हिलता डुलता रहता है। होता है नहीं होता, बताएं। अभी एक क्विंटल की घर में बोरी आ जाए चावल की, गेहूं की, और कहा जाए आपसे कि भैया ये जरा बोरी उठा करके रख दूं, तो आप स्टेबलाइज्ड मोड में नहीं चल सकते। तो ये कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं हमारे सामने फिजिक्स में, और इसीलिए वर्क एनर्जी थ्योरम की इंपॉर्टेंस है कि we cannot calculate work every time by the force into displacement, because sometimes we are unaware of the forces. Like in this case, we are unaware of the amount of force, we are unaware of the direction of force. So can we find the work by the formula force into displacement? Answer no. Then what is the other way to find this force? What is the other way to find the work? Answer is Finding the change in potential. Change in kinetic energy. Since total work has to be kinetic energy, total work must be change of kinetic energy. और कितना काइनेटिक एनर्जी हुआ? बॉक्स जब जमीन पर पड़ा था, और यही कंसेप्ट चेन में लगाया है, आपका थॉट बिल्कुल सही है
कि यहाँ पर मोशन हो रही है, बिल्कुल मानता हूँ, यहाँ पर भी मोशन हो रही है, दोनों चीजें मानता हूँ। तो मोशन है, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स भी है, बट मुझे क्या पता कि ये फोर्स कितना है। तो एक अननोन फोर्स का वर्क आपने निकाला है और वही वर्क कैलकुलेट करके कितना आ रहा है। ये थोड़ा सा खतरनाक पॉइंट है। लोग समझते हैं कि हम उतना ही फोर्स लगा रहे होंगे। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं ना कि हाउ पर्सन का फोर्स कैलकुलेट करिए, क्या ये पॉसिबल है पर्सन का फोर्स कैलकुलेट कर पाना वर्क निकालने के बाद? वर्क निकाल दिया आपने? नहीं सर। और क्यों नहीं पॉसिबल है? पर्सन कांस्टेंट फोर्स नहीं लगा रहा होगा। भाई कुछ लोग क्या सोचते हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बराबर वर्क, तो वर्क को डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड करके फोर्स निकाल दो। ये जानते हो ये एवरेज फोर्स आएगी। जैसे कि आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दो तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी या फिर एवरेज वेलोसिटी आएगी। अगर आप अगर आप 500 किलोमीटर की जर्नी करके आ रहे हो 10 घंटे में, तो 500 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 10 घंटे कर दो, 50 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो ये थोड़ी हुआ कि आप पूरे रास्ते 50 किलोमीटर पर आवर से ही चले हो, पूरे रास्ते कहीं रुके भी होगे, कहीं पेट्रोल भी डलवाया होगा, कहीं पर उतर करके चाय पानी पिया होगा, तो कहीं जीरो वेलोसिटी, कहीं ज्यादा वेलोसिटी। तो ये प्रॉब्लम्स है हमारे पास पुलिंग में, किसी भी ऑब्जेक्ट को रीलोकेट करने में, मतलब शिफ्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट में। ये कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स दे रहा हूं जहां पर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मेथड गलत नहीं है, गलत नहीं है, मेथड तो सही है। वो प्रॉब्लम ये है कि हमें फोर्सेस के बारे में ही नहीं पता। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का एक आसान तरीका ये है, ऐसे क्वेश्चंस को करने का कि जो हमने वर्क किया, दैट मींस उस पर्सन ने जो वर्क किया होगा इट शुड बी माइनस टाइम्स वर्क ऑफ ग्रेविटी। एंड ग्रेविटी का वर्क क्या लिखेंगे? तो वर्क ऑफ ग्रेविटी का वर्क, तो ये हो गया m इंटू जी, अगर इसमें m मास है तो। और अब आप देखेंगे इसका सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पर गया, सामान शिफ्ट करने पर सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पर चला गया। तो सेंटर ऑफ मास इसका ओरिजिनली, ये दोनों एल हो गया, यार गड़बड़ हो गया कुछ तो भाई, ये दोनों एल होगा ना, ये कैपिटल एल, इसको L2 कर देते हैं, इसको L1 कर देते हैं। हाँ जी, सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पे था पहले भाई सर? तो L1/2। L1/2। अब वो ग्राउंड से कितनी हाइट पर है? अब सेंटर ऑफ मास ग्राउंड से कितनी? L1/2 ये प्लस ग्राउंड से L1, L1/2 नहीं प्लस बच्चा, अब L2 ये sin पलट थीटा। गया, B अब ये पलट गया, अब ये B वाली साइड है प्लस अच्छा L2 B, sin थीटा जी सर, प्लस L2 sin 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 थीटा, और पहले वो L1/2 था। माइनस L1/2। तो अब इसका नहीं डिफरेंस निकालेंगे ना, कितना राइज हुआ वो, तो कितना राइज हुआ, तो उसके लिए आप ये कर दो B/2 प्लस L2 sin थीटा की इतनी हाइट पे चला गया सेंटर ऑफ मास, और पहले कितनी हाइट पे था? L1/2 हाइट पे था, तो माइनस कर देते हैं, इससे मालूम चल जाएगा डेल्टा H कितना हुआ, क्योंकि हमें सिर्फ ये निकालना होता है उसकी हाइट में क्या चेंज आ रहा है। और आगे साइन भी देखेंगे, प्लस की माइनस, तो ये बॉडी राइज हुई है फिर से एक बार, तो इसके आगे एक माइनस साइन, अब ये दो माइनस मिल करके प्लस आ जाएंगे। और लॉजिकल भी है भाई, हमने पॉजिटिव वर्क किया है ना, तभी तो पैसे दोगे इसको, अदरवाइज काहे पैसे दोगे अगर उसने पॉजिटिव काम नहीं किया तो। पॉजिटिव वर्क करने का मतलब इस पर्सन की एनर्जी लूज हो रही होगी, डूइंग पॉजिटिव वर्क मतलब लूजिंग एनर्जी। तो प्रैक्टिकल सी बात है यार, सामान उठा के ले जाओगे तो थकोगे नहीं यहाँ पर। अब तो जहां पर थक रहे हो उसका मतलब पॉजिटिव वर्क कर रहे हो आप। आई बात समझ में आपको कि यहाँ पर ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहां फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं लगा सकते आप? जी सर। Yes. है ना? यस सर। सर चेन वाले प्रॉब्लम में सर जो लेटा वाला उसका वर्क डन नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि जो चेन होती है ना, जब चेन मोशन करती है तो चेन के जो लिंक होते हैं वो भी आपस में फोर्स लगाते हैं, और चेन एक रिजिड बॉडी नहीं है। चेन को जब आप मूव करेंगे तो वो परफेक्ट रिजिड बॉडी नहीं है। चेन की जो लिंक्स होते हैं ना, ये दो जो छल्ले होते हैं, इसके छल्ले ये गोल गोल, यस ये सर, छल्ले यस आपस सर। में जुड़े होते हैं ना, आपस में जुड़े होते हैं, तो वो फोर्सेस आपस में लगा रहे होते हैं जिनके बारे में हमें कोई आइडिया ही नहीं होता। तो सर हमेशा जो हैंगिंग पोजीशन है उसी के वर्क डन निकालेंगे। देखो हम कंसेप्ट क्या लगा रहे हैं कि ग्रेविटी ने क्या वर्क किया, देखो हम क्या फोर्स लगा रहे हैं उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन ग्रेविटी हाँ। क्या फोर्स लगा रही है उसका तो पता है आपको। हाँ हाँ। हाँ,
तो जिस जिस फोर्स का परफेक्टली आपको पता है उसका वर्क निकाल लो, और उसके बाद आप थ्योरम यूज कर लो ना कि टोटल वर्क तो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए था। यस सर। हाँ, ये इंपॉर्टेंस है वर्क एनर्जी थ्योरम की। हम लोग क्या होता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम को सिर्फ याद करते हैं, ये नहीं समझते हैं कि उसकी जरूरत क्यों पड़ रही है आपको इस टाइप की सिचुएशंस में। चलिए जी। अच्छा, तो ये तो हमारे बॉडीज के केसेस हो गए, ठीक है। एक और प्रॉब्लम आता है, देखो एक और प्रॉब्लम आता है, बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, वो भी समझा दे रहे हैं आपको। एक प्रॉब्लम, ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है, क्लासिकल क्वेश्चंस में आते हैं ये सब। क्लासिकल क्वेश्चंस इसलिए हैं क्योंकि आपको ऑलमोस्ट हर एक बुक्स में ये चीजें मिलती हैं। वो ये कहते हैं कि दो हमारे पास कंटेनर्स हैं, सिलेंड्रिकल कंटेनर टाइप की चीजें हैं, और वो आपस में एक नैरो ट्यूब से कनेक्टेड है। बहुत ही एक नैरो ट्यूब से दो पाइप कनेक्टेड हैं, और उन पाइप में लिक्विड है, आइडियल लिक्विड ऑफ डिफरेंट हाइट्स, H1 हाइट यहाँ पर और H2 हाइट यहाँ पर। हम सबको पता है कि जब आप इस नैरो ट्यूब से कनेक्ट कर देंगे तो ये जो लेवल है वो बाद में इक्वलाइज हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड हमेशा हायर वाले कॉलम से जिस तरफ उसकी हाइट ज्यादा होगी यहाँ से लिक्विड फ्लो करके और लोअर वाली साइड फ्लो करता है प्रेशर डिफरेंस की वजह से। तो ये हमारा इनिशियल स्टेटस था, और बाद में दोनों तरफ का लेवल इक्वल होगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछें कि हाउ मच वर्क इज डन बाय द ग्रेविटी इन द प्रोसेस व्हेन इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ लिक्विड फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड। अब ये आगे आप खुद समझ सकते हो कि लिक्विड किधर से किधर ट्रांसफर होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। वो ज्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ ट्रांसफर होगा, और तब तक ट्रांसफर होगा जब तक कि दोनों तरफ की हाइट बराबर नहीं हो जाती। और इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है आपको, यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए है, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड दे रखी है, डेंसिटी उसको आप डी मान ले, या कुछ जगहों पर रो से इंडिकेट कर सकते हो। तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, इधर का भी एरिया सेम है, दोनों तरफ का एरिया बराबर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इज इट पार्टिकल और बॉडी? पहले तो आप ये कंसेप्ट लगाएंगे, क्या इस प्रोसेस को आप एक पार्टिकल मानेंगे? हाँ, बॉडी। किस बेसिस पे कह रहे हो बच्चा बॉडी मानेंगे? ये भी आर्ग्यूमेंट होना चाहिए कि ये हमको कैसे मालूम चलेगा कि पार्टिकल मानना है, हमको कैसे मालूम चलेगा कि बॉडी मान लेना है यार। सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा, और सर पार्टिकल की डेंसिटी भी नहीं होती है। राइट, डेंसिटी नहीं होती है, हाइट वगैरह दे रखे ना आपको, डायमेंशन दी जा रही है, हाइट, एरिया, ये सब एक मतलब ये हिंट है आपके लिए, ये हिंट है कि आप सेंटर ऑफ मास की तरफ चले। हम क्योंकि इसी को बोलते हैं एप्लीकेशन पार्ट। फिजिक्स को जानना और उसको अप्लाई करने में ये फर्क होता है। जानने के लिए सब कोई जानता है, ये पूरी क्लास अब जान गई कि सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगता है, लेकिन पूरी क्लास ये नहीं समझ पाएगी कि कब लगाना है कब नहीं लगाना है। ये आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है, आपकी एप्टीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो चलो बच्चे लोग बताओ इसमें क्या होगा, सेंटर ऑफ मास कहां पर है इसका? देखिए, तो हम क्या करेंगे ना, हम ओवरऑल सेंटर ऑफ मास निकाल ले इसका। ओवरऑल सेंटर ऑफ मास इधर वाले का और इधर वाले का मिला करके आप देख लो कि टोटल सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। टोटल सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? आप लोगों से सेंटर ऑफ मास के बारे में डिस्कस कर सकता हूं मैं एक बार, क्योंकि जो बेसिक फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करने के लिए चाहिए वो हम निकाल सकते हैं। तो इनिशियल हाइट h इनिशियल फॉर द सेंटर ऑफ मास निकालने का एक फॉर्मूला होता है। जैसे दो पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास निकालते हो तो m1y1 प्लस m2y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये तो सभी को आइडिया होगा इसके बारे में कि अगर आप m1y1 प्लस m2y2 ओवर m1 प्लस m2 है, सभी को आइडिया इसके बारे में? यस सर। जी, तो अब देखो लेफ्ट साइड जो कॉलम है, लेफ्ट साइड जो लिक्विड है, लेफ्ट साइड का लिक्विड है, तो लेफ्ट साइड के लिक्विड का मास कैलकुलेट करेंगे। मास कैसे निकालेंगे? तो एरिया इंटू हाइट से वॉल्यूम, एरिया हाइट वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास हो गया, मास ऑफ लेफ्ट साइड, ये हो गया m1। और इस लेफ्ट साइड का सेंटर ऑफ मास h1/2 पर है, तो ये हो गया m1y1 प्लस m2y2। तो m2 कितना होगा? तो m2 होगा एरिया इंटू h2 वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये m2 हो गया, और y2 यानी कि इसका सेंटर ऑफ मास h2/2, तो ये हो गया m1y1 प्लस m2y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2।
ये आ गया ओवरऑल सेंटर ऑफ मास, मतलब दोनों तरफ के लिक्विड का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। अब फाइनल सेंटर ऑफ मास कहां होगा फाइनली, तो फाइनल सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, देखो फाइनल सेंटर ऑफ मास, देखो जब दोनों तरफ का लेवल बराबर हो जाएगा तो कितना लेवल होगा वो फाइनली, जब इधर और इधर का लेवल सेम हो चुका होगा, मतलब इधर से कुछ लेवल डिक्रीज करेगा, इधर से कुछ लेवल उठेगा, तो कितना लेवल होगा लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर, H1 plus H1 H2 plus by H2 by 2. दोनों का एवरेज। तो H1 plus H2 by 2 लेवल होगा, तो सेंटर ऑफ मास उसकी हाफ हाइट पर होगा। क्या ये सही है लिखना, देखो H1 plus H2 by 4, yes sir. Yes. ठीक है ना, ओके। तो अब इससे डेल्टा H निकाल सकते हो, डेल्टा H सेंटर ऑफ मास का निकाल सकते हैं, H फाइनल माइनस H इनिशियल, और जब डेल्टा H निकाल लेंगे तो वर्क बाय ग्रेविटी भी निकाल सकते हो। अगर डेल्टा H कैलकुलेट हो गया तो वर्क बाय ग्रेविटी भी निकाल सकते हो, क्योंकि हमें कंसेप्ट पता है ही। अब तो वर्क बाय ग्रेविटी निकालने के लिए एम इंटू जी, एम जी और डेल्टा H फॉर द सेंटर ऑफ मास, वो यहां से। अब m कितना होगा तो m निकालना पड़ेगा आपको, मास m भी कैलकुलेट करना होगा, तो मास आ जाएगा एरिया इंटू H1 इधर का वॉल्यूम और एरिया इंटू H2 दूसरी तरफ का वॉल्यूम, दिस इज टोटल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। बोलो सही है कि नहीं ये चीज भाई, प्रोसेस क्लियर हुआ आपको? Yes, sir. जी सभी को ना, चलो। तो ये कुछ वो क्वेश्चंस हैं जहां पर आपको ना इस कंसेप्ट को यूज करना पड़ता है, मतलब mg डेल्टा h को ग्रेविटी के केसेस में। सिंगल पार्टिकल है, फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से मौज करो, mgh रहेगा उसमें, वर्क बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी में। नेक्स्ट आते हैं, तो ग्रेविटी एक कॉमन फोर्स था, उसको डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब आते हैं दूसरी जो मोस्ट कॉमन फोर्स है, वो कौन सी है, वो देखो सेकंड मोस्ट कॉमन फोर्स कौन सी है, जिसको फ्री बॉडी डायग्राम में आप यूज करते हैं, है ना। तो नाउ द सेकंड इज वर्क बाय क्या कह सकते हो आप, नॉर्मल रिएक्शन। तो इसके बारे में क्या बताएंगे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का वर्क कैलकुलेट करना हो तो वर्क बाय दिस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। देखो जी, इसको लेकर कभी ना कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये है कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का वर्क 0 होता है, कुछ लोग के मन में है, या ऐसा बताया जाता है कि नॉर्मल फोर्स से वर्क नहीं आता कभी। क्या ये सही स्टेटमेंट है कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से वर्क नहीं आता? सर पॉजिटिव होता है एलिवेटर वाले केसेस में। ठीक कह रहे हो, आता है वर्क, मतलब कहने का मतलब है वर्क आता है। देखिए क्या होता है यस सर। कि अगर हम किसी सरफेस पर मान लो दो बॉडीज को रखें, ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 और उसके बगल में एक और ऑब्जेक्ट रख दें, दो ऑब्जेक्ट्स ए और बी, और फिर ए वाली बॉडी को हम फोर्स एफ लगा करके इसको पुश कर दें, एक बॉडी को आप, ठीक है। अब ए और बी आपस में नॉर्मल लगाएंगे, हम सबको पता है कि ए बी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स राइट साइड लगाएगा और बी ए के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लेफ्ट साइड लगाएगा। और जब ये पुश करेंगे तो ये दोनों आगे चलेंगे ना। अगर सिंपल सी बात है, अगर ये बॉडी है और इसके कांटेक्ट में हमने ये पेन रखा है, मान लीजिए दोनों बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में, और अगर हम रिमोट को पुश करेंगे तो नेचुरल सी बात है वो पेन भी आगे बढ़ेगा, दोनों एक साथ आगे बढ़ेंगे। तो जितना डिस्प्लेसमेंट ये बॉडी करेगी उतना डिस्प्लेसमेंट ये बॉडी करेगी, दोनों के डिस्प्लेसमेंट्स बराबर होंगे। जब दोनों के डिस्प्लेसमेंट्स बराबर होंगे तो आप ये कह सकते हो कि भाई अगर इन दोनों में एक कॉमन डिस्प्लेसमेंट है, कॉमन डिस्प्लेसमेंट डी, तो आप क्या कहोगे, वर्क बाय द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अगर मैं पूछूं कि ऑन ए कितना हुआ, ऑन बी कितना हुआ, एंड ऑन ए प्लस बी कितना हुआ, दोनों को मिला करके, ऑन ए प्लस बी दोनों को मिला करके, तो ऑन ए कितना हुआ ये कैसे पता लगाएंगे, ऑन बी कितना हुआ ये कैसे पता लगाएंगे। देखो
बॉडी ए के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट डी इस तरफ है, इसका मतलब यहाँ पर वर्क हुआ नेगेटिव में माइनस एन इंटू डी। बॉडी बी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, इसका डिस्प्लेसमेंट डी भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि यहाँ पर वर्क हुआ प्लस एन इंटू डी। और ए प्लस बी दोनों को मिला के देखें अगर ए प्लस बी, देन वर्क इक्वल टू जीरो, बिकॉज एक माइनस एन डी और एक प्लस एन डी, सो वर्क डन इक्वल टू जीरो। ये कंसेप्ट फॉलो करेंगे आप, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वजह से किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर नेगेटिव वर्क होगा, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव वर्क होगा, लेकिन टोटल वर्क जब निकालेंगे बाय द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, टोटल वर्क इट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, ऑलवेज जीरो, प्रोवाइडेड ए और बी रिजिड बॉडीज हो। ए और बी रिजिड बॉडीज होंगी तो आप ये कह सकते हो कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का कंबाइंड वर्क जीरो आएगा, टोटल वर्क हमेशा जीरो आएगा। ये इसका दूसरा कंसेप्ट हो गया, ठीक है जी। ये कंसेप्ट यहाँ के लिए हो गया आपका कि दैट इज टोटल वर्क बाय द नॉर्मल। हाँ जी सर, अगर ये मान ले कि ए बॉडी जो है 3 kg मास की है और बी 2 kg मास की है, और सर फोर्स हम लोग ने 20 न्यूटन का अप्लाई किया है, तो सर ए और बी के बीच में ये नॉर्मल फोर्स कितना होगा? वो तो फिर न्यूटन लॉ का पार्ट हो गया, कितना होगा F इक्वल टू में लगा के निकालेंगे भाई। वो तो फिर आप ये करोगे F माइनस एन बराबर मास ऑफ ए इंटू इसका एक्सेलरेशन, और बी वाले के लिए इक्वेशन बनाओगे n बराबर मास ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन। इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके निकालोगे। ओके सर। सो टोटल वर्क बाय द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन सिस्टम ऑफ रिजिड बॉडीज, सिस्टम ऑफ रिजिड बॉडीज अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये चीज हमेशा जीरो आएगी, टोटल में जीरो आएगी, लेकिन इंडिविजुअली नहीं। मतलब अगर क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में आ जाए या फिर सिंगल करेक्ट में आ जाए या ऑब्जेक्टिव आ जाए कि इज इट नेसेसरी दैट द वर्क बाय द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज जीरो, इज इट नेसेसरी, या इस टाइप के कोई ऑप्शन हो जहां पर लैंग्वेजेस का गेम हो, आपको गेम ऑफ लैंग्वेज हो कि आप लैंग्वेज के चक्कर में फंस गए, तो नो इट इज नॉट नेसेसरी। वर्क बाय द नॉर्मल कैन बी नेगेटिव, work by the normal can be positive and can be zero. It depends on us that whether we are finding the work by normal on a single particle or we are finding the work by normal on entire system. So for system it is always zero, but for the single particles it can be negative, it can be positive. सर ये तभी होगा ना जब ये इंटरनल फोर्स अगर एक्सटर्नल फोर्स की तरह एक्ट करेगा नॉर्मल, तब जीरो नहीं होगा टोटल। देखिए नॉर्मल एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम करेगा तब जीरो होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड कर, तब जीरो होगा यार। एक्सटर्नल फोर्स कैसे मनाएंगे, पहली बात सुनिए, एक्सटर्नल फोर्स कैसे, ये इंटरनल एक्सटर्नल की बात नहीं है यहाँ पर। अगर हम नॉर्मल को एक्सटर्नल फोर्स करना चाह रहे हैं, इसका मतलब देखिए जब आप ऑन ए ले रहे हो तो नॉर्मल क्या हो गया, एक्सटर्नल ही हुआ। सिंगल पार्टिकल के लिए तो सारे फोर्स एक्सटर्नल होंगे, सिंगल पार्टिकल। हाँ समझ गया। अभी देखो इसका क्वेश्चन है, मैं इसके ऊपर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेना चाह रहा हूँ, मतलब एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, क्विज टाइप का। हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार डील करते हैं कि एक वेज है और वेज के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है, ऐसे काफी मतलब रिपीटेड क्वेश्चंस है, कई बार आप इसे देखते हो कि आप यहाँ पर एक बॉडी को पुश कर रहे हो, वेज है, उसके ऊपर कोई ब्लॉक रखा है एम मास का, तो वेज का तो मोशन फॉरवर्ड है लेकिन वो मास स्लाइड कर रहा है यहाँ पर, मतलब वेज की मोशन इस तरफ हो रही है और ये छोटा वाला मास इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है। दैट मींस दिस इज द मोशन ऑफ स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू वेज। तो आपको सिर्फ एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि जो वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ऑन वेज, आपको सिर्फ ये बताना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ऑन स्मॉल एम इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड ऑन टोटल वर्क यानी कि कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम दोनों को मिला करके क्या है, सिर्फ आपको ये बताना है इज इट प्लस और माइनस। कैलकुलेट नहीं करना है कितना है, वो कैलकुलेट नहीं करना है, वो कैलकुलेशन के लिए हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। अभी सिर्फ आपकी थ्योरेटिकल कंसेप्ट बिल्डिंग हो रही है कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो वेज और ये ब्लॉक आपस में लगाएंगे उसका वर्क वेज पर, स्मॉल एम पर और टोटल कैसा होगा। अब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैसे लगेगा वो आपको बता दे रहे हैं
वेज और ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलरली इस तरीके से नॉर्मल लगाएंगे, इधर नॉर्मल लगेगा और ये इसके ऊपर नॉर्मल लगाएगा, बताएंगे? ऑन वेज पॉजिटिव हम्म, प्लस देखिए चलिए देखते हैं। जब आप ऑन वेज करेंगे ना तो वेज के ऊपर तो ये वाला नॉर्मल है भाई, ये नॉर्मल लग रहा है वेज के ऊपर। अगर मैं नॉर्मल दिखाना चाहूं तो वेज का नॉर्मल ऐसे जा रहा है इस तरीके से, ये वेज का नॉर्मल है और एम का नॉर्मल इधर है। और इस वेज का मोशन किस तरफ है, इस वेज की मोशन किस तरफ है, तो इस वेज का मोशन फॉरवर्ड है, यानी इस तरफ डिस्प्लेसमेंट है। तो ये बताएंगे आप? इसके बारे में तो मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, बट इसके बारे में 100% श्योर है आप। नेगेटिव ऑप्टिक्स एंगल बन रहा है, ऑप्टिक्स एंगल मोर देन 90 फोर्स और डिग्री। डिस्प्लेसमेंट ऑप्टिक्स एंगल पर आ गया, इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव वर्क है। और मुझे ये 100% पता है कि टोटल जीरो आएगा, ये तो आपका कंसेप्ट है कि टोटल जीरो आना है। वेज का क्लियरली दिख रहा है आपको कि नेगेटिव आ रहा है, तो इसमें कोई डाउट तो बचा नहीं है कि छोटे वाले एम पर कैसा वर्क आएगा, छोटे वाले एम पर पॉजिटिव वर्क आएगा। ठीक है ना, ये इन दोनों को लेकर के आपने कंक्लूड किया है, यहां से इन दोनों को लेकर के आपको कंक्लूड हो रहा है कि बीच वाले मास पर पॉजिटिव वर्क आएगा। कितना आएगा वो एक सेपरेट पार्ट है यार, कितना आएगा ना उसके लिए फिर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, कितना आएगा उसके लिए वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे। बट इस कंसेप्ट को माइंड में रखिएगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का टोटल वर्क हमेशा जीरो, ऑलवेज जीरो रिजिड बॉडीज में। जी हेलो हाँ बोले बच्चा बोलो। फ्लोर पे लगाया उस पर नॉर्मल फोर्स, तो बच्चा एक फ्लोर पे नॉर्मल फोर्स आएगा। आपकी आवाज क्रैक कर रही है बच्चे, वॉइस क्रैक कर रही है तुम्हारी, मैसेज टाइप कर तो मैं सकते कह हो तो रहा था टाइप। कि हाँ आप बोलो। सर फ्लोर भी तो वेज पर नॉर्मल फोर्स लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा भाई। तो तो सर जो फ्लोर वाला नॉर्मल है वो इधर है, देखो नॉर्मल बाय द फ्लोर ऐसे है, तो उसको अगर मैं इसे डायग्राम में दिखाऊं तो ऊपर लग रहा है, तो जो फ्लोर की नॉर्मल है वो डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री पर है, उसका कितना वर्क आएगा? हाँ, अब वो जीरो आ जाएगा। जीरो आएगा। सर हम्म, सर ओके सर बॉडी बॉडी स्लाइड भी तो कर रही है सर उस वेज के ऊपर, तो उसको कंसिडर हम्म। नहीं करेंगे? उसका भी तो सर उसका सेंटर ऑफ मास का मूवमेंट होगा सर वेज के ऊपर। सेंटर ऑफ मास की मूवमेंट यहाँ क्यों देख रहे हो भाई, ग्रेविटी का वर्क थोड़ी निकाल रहे हैं हम, नॉर्मल का वर्क निकाल रहे हैं यार यहाँ पर। अभी तो आप वर्क बाय नॉर्मल देख रहे हो, ग्रेविटी का वर्क थोड़ी कह रहे हैं, ग्रेविटी का वर्क एक अलग फोर्स है, नॉर्मल एक अलग फोर्स है। अच्छा सर ठीक। बच्चा राइट ट्रैक पर आओ बच्चों ने, इतना जानते हो क्या होगा हर ये पर आज इसमें फिर गड़बड़ होने लगेगी। देखो मैं फिर एक बात बोलूंगा, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है कि हम लोग क्या चीज डिस्कस कर रहे हैं, एक बार सुनिएगा। हमारा तीसरा पॉइंट जो डिस्कशन का है वो ये वर्क बाय टेंशन फोर्स। अब आप स्टेटमेंट सुनना, मैं बोल क्या रहा हूं। मैं फ्री बॉडी डायग्राम में जितनी फोर्सेस आपको दिखती हैं मैं उनको एक एक करके ना एनालाइज कर रहा हूं कि किसका कितना वर्क होता है। मैंने ग्रेविटी को एनालाइज कर दिया, नॉर्मल को एनालाइज कर दिया, अब हम एनालाइज करेंगे टेंशन फोर्स को, कि टेंशन फोर्स का क्या वर्क होता है, ये पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है कि जीरो होता है, ये सब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसका डिस्कशन कैसे करेंगे, देखो सपोज दैट दो ऑब्जेक्ट्स ए और बी कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग है, ए और बी कनेक्टेड बाय द इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लेकिन जो इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए, उसकी लेंथ नहीं बढ़नी चाहिए, ठीक है। और सिंप्लिसिटी के लिए, फॉर द सिंप्लिसिटी आप ये मानेंगे कि इन दोनों का एक कॉमन डिस्प्लेसमेंट होगा इस तरफ, क्योंकि जब ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है तो ये कॉमन मोशन करेंगे, एक ही डायरेक्शन में करेंगे, वो कॉमन मोशन की वैल्यू डी हो जाएगी मान लो। और टेंशन फोर्स अगर आप दिखाओगे तो बी वाले टेंशन फोर्स हमेशा बॉडी से बाहर दिखाते हो, तो बी से बाहर मतलब लेफ्ट साइड और ए से बाहर मतलब राइट साइड टेंशन फोर्सेस।
कुछ बताने की जरूरत है या आप अपने आप समझ गए कि इसमें वर्क बाय टेंशन फोर्स अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ऑन ए, ऑन बी एंड ऑन ए प्लस बी, यानी कि सिस्टम दोनों को मिला करके बताएं, या आपको समझ आ रहा है यहाँ पर क्या होगा? कुछ आइडिया लग रहा है आपको? ऑन ए Yes, sir. पॉजिटिव होगा, ऑन ए B पॉजिटिव, negative बी होगा, ऑन बी नेगेटिव और टोटल जीरो। टोटल जीरो। समझ गए ना, क्योंकि ए पर टेंशन राइट साइड है और डिस्प्लेसमेंट डी भी राइट है, बी पर टेंशन लेफ्ट है, डिस्प्लेसमेंट डी इधर है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे तो यहाँ पर सेम डायरेक्शंस यानी कि पॉजिटिव वर्क, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन यानी कि नेगेटिव वर्क, और दोनों होंगे बराबर ही तो यहाँ पर जीरो। यही सबसे बड़ा कंसेप्ट है कि टेंशन का टोटल वर्क हमेशा जीरो आएगा। इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग्स के केसेस में टेंशन फोर्स की टोटल वर्क जीरो आएगी, बट इंडिविजुअल वर्क पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आती है। और ये हालांकि मैंने सिंपल केस के लिए प्रूफ किया है, बट स्टेटमेंट यूनिवर्सल स्टेटमेंट है ये, दैट वर्क सम ऑफ वर्क बाय द टेंशन फोर्स इज ऑलवेज जीरो। सम ऑफ वर्क बाय टेंशन फोर्स विल ऑलवेज बी जीरो। और इसी को टेंशन ट्रिक के नाम से, इसी स्टेटमेंट को आप टेंशन ट्रिक के नाम से कंस्ट्रेंट इक्वेशंस में यूज करते हो। मास पुली सिस्टम की कंस्ट्रेंट इक्वेशन बनाने के लिए इसी मेथड का यूज किया जाता है। कैसे, आपको मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं। मतलब दिस सम ऑफ वर्क बाय टेंशन इज जीरो, इट कैन बी यूज्ड, कैन बी हेल्पफुल और कैन बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रेंट रिलेशंस, जो न्यूटन लॉ का पार्ट है। और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा देख लो, क्योंकि उनके लिए ऑलरेडी कंस्ट्रेंट इक्वेशन मतलब वो नहीं पढ़ा उन लोगों ने। तो यहां से आप देख सकते हो कि मैकेनिक्स में ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं, पुली वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, जो मास पुली वाले की इधर एक मास लगा दिया ए, और फिर इधर हमने एक पुली से अटैच कर दिया उसको, और फिर ए और बी के डिस्प्लेसमेंट्स को आपस में रिलेट करने को आता है। ये ऑब्जेक्ट ए मान लो v1 वेलोसिटी से ऊपर जा रहा, ऑब्जेक्ट बी v2 से नीचे आ रहा है, तो इनमें क्या रिलेशन बनेगा? तो देखिए यहां पर टेंशन फोर्स कितना लगेगा, टी मान लेते हैं ना। यहां पर अगर टी मान लें तो ये आप फंडामेंटल ऑफ न्यूटन लॉ वाले चैप्टर से देख सकते हो कि बी वाले पॉइंट इक्वल टू V1। यहाँ, हाँ जी, क्या यहाँ पर 2t का टेंशन दिखाते हो ना, अगर आप इधर t दिखाते हो तो फंडामेंटल ऑफ न्यूटन लॉ से यहाँ पर टेंशन फोर्स आप 2t दिखाते हो। और अब आप सीधा सीधा ये कंसेप्ट लगाओ दैट सम ऑफ वर्क बाय द टेंशन फोर्स शुड बी जीरो, यानी कि वर्क बाय टेंशन फोर्स ऑन ए प्लस वर्क बाय दिस 2t टेंशन फोर्स बाय 2t ऑन बी इक्वल टू जीरो। तो कैपिटल टी का वर्क कितना होगा? कैपिटल टी फोर्स है और v1 वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर लो, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शंस में है ये पॉजिटिव, और 2t और v2 अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस 2t हमारा फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी v2 इनटू टाइम dt शुड बी जीरो। क्या आ जाएगा आंसर इससे आपको? v1 इक्वल टू 2v2, यही इसका कंस्ट्रेंट रिलेशन है। इसको एक बार डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो अगर इसकी a1 एक्सेलरेशन होती है और इसकी a2 एक्सेलरेशन, तो आपको वहां से भी मिल जाएगा a1 बराबर 2a2। समझ पाए इसको? यस सर। इसी को टेंशन ट्रिक कहा जाता है। तो ट्रिक नहीं है कोई भी, एक्चुअली फिजिक्स में कोई ट्रिक होता ही नहीं है, ठीक है। लोग बता देते हैं कि ये टेंशन ट्रिक से कंस्ट्रेंट बना लीजिएगा, बट टेंशन ट्रिक एक लॉजिकल चीज है, विच इज सम ऑफ वर्क बाय द टेंशन फोर्स ऑन एनी सिस्टम शुड बी जीरो, और वही ट्रिक के नाम से आपको पढ़ाया जाता है। लॉजिकल चीज को ट्रिक बता दिया जाता है। सेकेंडली एक और एग्जांपल दिखा रहे हैं, जो मोस्ट फेमस एग्जांपल, जो कि कई बार क्वेश्चंस में है और एचसीवी में है। तो इसमें एक बहुत तगड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि कंफ्यूजन ये होता है कि हम किसको रिजॉल्व करें, किसको ना रिजॉल्व करें। एचसीवी के ऑब्जेक्टिव में है, दो मासेस हैं और इधर से ऐसे करके ना एंगल पर स्ट्रिंग आती है और यहाँ पर एक मास अटैच किया गया है उसमें। तो मुझे नाम नहीं पता, लेकिन ये कहा गया है इसको एबीसी का नाम दे दें अगर, और ये कुछ मेरे ख्याल से ये वर्टिकल से जो एंगल बनता है वो कुछ शायद थीटा बनता है। उसमें ये कहा गया कि ये ए यू स्पीड से नीचे आ रहा है, ये सी भी यू स्पीड से नीचे आ रहा है, और ये बी वाला वी स्पीड से ऊपर जा रहा है।
तो इनमें क्या रिलेशन बनेगा, यू और वी में क्या रिलेशन होगा। तो कई सारे स्टूडेंट तो इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि मैं यू को कंपोनेंट करूंगा कि वी के कंपोनेंट करूंगा, लोग इसको लेकर के कंफ्यूज है। देखिए यहाँ पर टेंशन फोर्स टी, यहाँ पर टेंशन फोर्स इधर की तरफ टी, और यहाँ पर इधर की तरफ टी, और यहाँ पर टी। अब आप इसका वर्क निकाल लो, कहानी खत्म हो जाएगी। यहाँ पर कितना वर्क होगा देखो, यहाँ पर पॉइंट ए पर तो टेंशन ऊपर है, वेलोसिटी नीचे है, तो पहली बात तो माइनस में वर्क आएगा, और टेंशन इनटू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिस्प्लेसमेंट। ब्लॉक सी पर कितना वर्क आएगा, मतलब दिस इज वर्क बाय टेंशन ऑन ए, ये पोर्शन वर्क बाय टेंशन फोर्स ऑन द ब्लॉक ए। वर्क बाय टेंशन फोर्स ऑन द ब्लॉक सी भी निकालते हैं और प्लस करेंगे, तो ब्लॉक सी पर जब वर्क होगा तो वो भी हमारा माइनस टी इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम, तो ए सी। अब वर्क बाय टेंशन फोर्स ऑन बी, तो ये दोनों टी का रिजल्टेंट ऊपर जाएगा, ये तो थोड़ा सा आप वेक्टर से भी देख सकते हो, और कितना रिजल्टेंट ऊपर जाएगा, तो आंसर है दोनों के कॉस वाले कंपोनेंट ऐड होंगे, यानी कि 2t cos थीटा फोर्स और वेलोसिटी v इंटू टाइम डिस्प्लेसमेंट टोटल वर्क, एंड सम ऑफ वर्क बाय टेंशन फोर्स ऑन ऑल द 3 ब्लॉक्स शुड बी 0। चेक कर लो, सॉल्व करके आपको मिल जाएगा u इक्वल टू v cos थीटा। आ रही है बात समझ में आपको? ये सर थीटा भी तो Yes. वेरिएबल होगा। तो ये इंस्टेंटेनियस है। देखो न्यूटन लॉ ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम हमेशा इंस्टेंटेनियस होता है। मैकेनिक्स इज ऑल अबाउट, मैकेनिक्स पे सब कुछ इंस्टेंटेनियस, आप ये मान लें। फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाएंगे तो ये इंस्टेंटेनियस डायग्राम होगा। कंस्ट्रेंट रिलेशन इंस्टेंटेनियस होता है, मतलब ये किसी मोमेंट के लिए है, अगले मोमेंट पर थीटा बदल जाएगा, रिलेशन चेंज हो जाएगा। यस कंस्ट्रेंट रिलेशंस को ध्यान रखना। न्यूटन लॉ का पूरा पूरा चैप्टर जो होता है ना, वो किसी मूवमेंट के लिए होता है, फॉर ए स्पेसिफिक मूवमेंट। आप इंटरवल के लिए नहीं होता कि 2 दिन में क्या हुआ, एक स्पेसिफिक टाइम पर क्या हुआ, ये न्यूटन लॉ में बताया जाता है आपको। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर कंस्ट्रेंट रिलेशंस में पहले की प्रॉब्लम्स रही हो, और इनफैक्ट ये नहीं है, आप टफ से टफ न्यूमेरिकल उठा के ले आओ, इस मेथड को यूज कर सकते हो, बट आपको आपके कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होने चाहिए। लेकिन देखो कैसे, हम एक थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड का न्यूमेरिकल लें, ठीक है, तो आप इसको भी देखो कैसे कर सकते हो। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, अगेन फ्रॉम एर्डो। इसको लोगों ने, वो ये कहते हैं कि यहाँ पर एक वेज है, वेज से यहाँ पर स्ट्रिंग लगी हुई है, स्ट्रिंग से ये मास लगा हुआ है, और ये जाकर के इधर कनेक्टेड है, ठीक है, ये वेज है, मतलब ए और बी, ये पुली से कनेक्टेड है, और ये जो ए है वो इधर की तरफ जा रहा है v1 वेलोसिटी से, और ये बी इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है v2 से, मतलब ये v2 जो है वो रिलेटिव टू वेज है। तो क्या रिलेशन होगा v1 और v2 में, और ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो रिलेशन कैसे निकालेंगे, देखो कैसे रिलेशन निकालेंगे। जो मेरा ऑब्जेक्ट नंबर ए है, ऑब्जेक्ट नंबर ए, इसकी वेलोसिटी राइट साइड, और इस पे टेंशन फोर्स इधर लग रहा होगा, ऑब्जेक्ट नंबर ए पर टेंशन फोर्स। तो ऑब्जेक्ट नंबर ए पर टेंशन फोर्स क्यों लगेगा, उसका आंसर, ये जो पुली है वो ऑब्जेक्ट नंबर ए से अटैच्ड है, ये वाली पुली ऑब्जेक्ट नंबर ए से अटैच है। तो ये जो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग, ये इस पुली को लेफ्ट साइड टेंशन लगाएगी, और ये वाली स्ट्रिंग इधर की तरफ टेंशन लगाएगी। टेंशन हमेशा बॉडी से बाहर निकलती है, तो पुली से बाहर की तरफ टेंशन जाएगी इस तरफ, और पुली से बाहर इस तरफ। तो ये दोनों टेंशन फोर्स यहाँ पे लग रहे हैं, मतलब एक टेंशन फोर्स इस तरफ लग रहा है और एक टेंशन फोर्स इस तरफ लग रहा है, इसके अलोंग। और ये जो टेंशन फोर्स लगेगा ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर। तो यहाँ पर कितना वर्क किया, अगर पूछा जाए कि वर्क बाय टेंशन फोर्स यहाँ क्या हुआ, तो वर्क बाय टेंशन फोर्स ऑन द बॉडी ए अगर कैलकुलेट करें कि ए वाले बॉडी पर कितना वर्क किया, तो ये टेंशन और ये v1 अपोजिट है, तो माइनस टी और v1 इंटू टाइम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट चाहिए आपको, ठीक है, ये हो गया। और ये वाला टेंशन थीटा एंगल पर है, तो इसका भी वर्क होगा, प्लस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू, याद करिए, कॉस थीटा, बिकॉज वर्क का एक्चुअल फॉर्मूला है एफ एस कॉस थीटा है। ये टोटल वर्क टेंशन फोर्स का ब्लॉक ए पर हुआ।
अब आते हैं ब्लॉक बी पर कि ब्लॉक बी पर टेंशन फोर्स ने क्या वर्क किया। तो ब्लॉक बी पर ये वाली टेंशन आएगी, ये जो इंक्लाइंड वाली स्ट्रिंग है इसकी वजह से इधर की तरफ टेंशन आएगी, ये वाली टेंशन। तो ब्लॉक बी पर टेंशन फोर्स आप इधर दिखाओगे एट थीटा एंगल। एंड ब्लॉक बी का मोशन किस तरफ होगा, ब्लॉक बी किस तरफ मोशन कर रही है, तो ब्लॉक बी इसी डायरेक्शन में v2 वेलोसिटी से स्लाइड हो रही है। लेकिन एक बात देखना है आपको कि ब्लॉक बी क्या वेज उसके लिए कैरियर नहीं है, ब्लॉक बी को रखा किसके ऊपर गया है, तो ब्लॉक बी रखा गया है वेज के ऊपर। तो एक तरीके से ये वाला केस हो गया यार आपका, अगर मैं इस रिमोट पर कोई चीज रख दूं, इसके ऊपर कोई चीज रख दूं, ठीक है, मैंने एक स्केल इसके ऊपर रख दी, तो अगर मैं रिमोट को पुश करूंगा तो ये रिमोट स्केल को अपने साथ कैरी करके ले जाएगा ना, कैरियर वाला कंसेप्ट कि जो वेलोसिटी इस रिमोट की होगी वही वेलोसिटी उसके ऊपर रखे हुए ऑब्जेक्ट की भी होगी, ये ऑब्जेक्ट भी साथ साथ चलेगा इसके। तो आप यही प्रिंसिपल फॉलो करो कि जो ऑब्जेक्ट बी है इसमें दो वेलोसिटीज होंगी, एक तो क्योंकि बी को ए के ऊपर रखा गया है और ए राइट साइड चल रहा है तो एक वेलोसिटी इसकी v1 होगी और एक बी ए के ऊपर भी मोशन कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर वर्क बाय टेंशन फोर्स अब निकालेंगे ना, तो वर्क बाय टेंशन यहाँ देखो, यहाँ पर वर्क बाय कितना हुआ वर्क टेंशन फोर्स का, तो ये टी और ये v2 पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में है, तो ये पॉजिटिव वर्क हुआ, प्लस टी मल्टीप्लाइड बाय v2 मल्टीप्लाइड बाय कुछ नहीं करना, सेम डायरेक्शन है तो cos 0 डिग्री हो जाएगा। और ये वाला t और ये वाला v1, ये t और ये v1, तो इसमें देखना पड़ेगा ये जो t है ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, यानी कि इस t और इस v1 के बीच में जो एंगल बनेगा वो cos ये 180 माइनस थीटा बनेगा। तो प्लस फोर्स हो गया t, डिस्प्लेसमेंट हो गया v1 dt और वर्क में आगे cos 180 माइनस थीटा, और टोटल वर्क 0 करना है आपको, सम ऑफ वर्क बाय टेंशन शुड बी 0। देखो क्या बनता है, तो यहाँ वाला वर्क माइनस टी v1 dt प्लस टी v1 cos थीटा dt, ये दोनों हो गए। इधर से क्या आ रहा है टी v2, यहाँ से क्या आ रहा है प्लस टी v1 dt और टी v1 dt और cos 180 माइनस थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर बेसिकली माइनस cos थीटा एंड इक्वल टू 0, कुछ कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस टी v1 cos थीटा dt है, ये माइनस टी v1 cos थीटा dt है, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल आउट, यहाँ पर dt रह गया। कुल मिलाकर के आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा v1 बराबर v2, मतलब कि ये वेज जिस स्पीड से आगे बढ़ेगा ये मास इसके ऊपर उसी स्पीड से स्लाइड करेगा। थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा इन कॉन्सेप्ट्स की, कंस्ट्रेंट रिलेशन को टेंशन मेथड से निकालने की प्रैक्टिस कैसे होगा ये। मैं और एक दो एग्जांपल्स और दिखा दे रहा हूँ जस्ट की कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए। क्वेश्चंस ये कहते हैं कि कोई एक पुली है वो ऊपर जा रही हो, मान लो वीपी पुली की वेलोसिटी है और उस पुली पर दो स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग उनसे दो मासेस लगे हैं, ए और बी दो मासेस हैं, ए वाले मास की वेलोसिटी v1 है और बी वाले मास की वेलोसिटी v2 है, तो क्या रिलेशन आएगा इसमें, देखो रिलेशन क्या आएगा। तो इसमें देखिए इसमें अलग अलग करके देखो, जो ऑब्जेक्ट नंबर ए है, ऑब्जेक्ट नंबर बी और ये पुली, ऑब्जेक्ट नंबर ए पर टेंशन फोर्स ऊपर लगेगा, ऑब्जेक्ट नंबर ए की वेलोसिटी v1 ऊपर, ऑब्जेक्ट नंबर बी टेंशन ऊपर वेलोसिटी ऊपर, और ये पुली उसकी वेलोसिटी ऊपर है और पुली पर टेंशन फोर्स किधर आएगी, तो इस पुली पर एक टेंशन फोर्स इधर से नीचे की तरफ, एक इधर से, टोटल कितना टेंशन आएगा इसके ऊपर, तो 2t। अब आप सबके वर्क निकालो, तो ये दोनों सेम डायरेक्शंस में, तो जो सेम डायरेक्शंस में है उनका पॉजिटिव वर्क प्लस टी v1 dt, ये दोनों सेम डायरेक्शंस में, प्लस टी v2 dt, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस 2t vp dt, 0 खत्म।
Vp इक्वल टू V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय, ये कंस्ट्रेंट है इसका। कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते, कैरियर वाली कंडीशन नहीं अप्लाई होगी क्योंकि पुली भी तो मूव कर रही थी साथ में। तो वो हो गया ना, कंस्ट्रेंट में आ तो गया, इसीलिए तो आया। तो ये V1 देखिए, वो कैरियर वाला कंसेप्ट का तब लगाते हो, यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि V2 रिलेटिव टू वेज है, मतलब वेज के ऊपर का मोशन है, एक्चुअल मोशन नहीं था, और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब आप ये मानेंगे कि V1 एक्चुअल मोशन है इसका। तो जब एक्चुअल मोशन है तब आप कैरियर को यूज नहीं करते उसमें, जब आपसे ये रिलेटिव कहा जाएगा ना तब आप कैरियर वाला लगाइए। सर सर पिछले वाले केस में अगर वेज के फ्रेम से देखें वर्क डन, तो कुछ तो टेंशन का वर्क डन कैसे निकालें? देखिए वर्क फ्रेम पे डिपेंड करता है, ये आपको पिछली क्लास में बताया जा चुका है ना यार। तो जो हम ये कह रहे हैं, हम तो जो ये कह रहे हैं कि वर्क बाय टेंशन फोर्स 0 है, ये हमेशा ग्राउंड फ्रेम से स्टेटमेंट दे रहा हूँ मैं आपको, स्टेटमेंट फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम है। ओके सर। लास्ट क्लास में ये तो प्रूफ हो रहा था कि अलग अलग फ्रेम से अलग अलग वर्क आएंगे। एक और एग्जांपल दिखा रहे हैं आपको, वो नहीं, लास्ट 5वां एग्जांपल पे देखो। आई मीन जब तक ये ना लग जाए कि हाँ यार कंस्ट्रेंट इक्वेशन सब हमसे हो जाएंगी, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। देखो देखिए, मतलब ये हम कैसे मानते हैं कि यहाँ पुली से कनेक्टेड है, ये स्प्रिंग है, चलो ये यहाँ से चला गया, इधर से वापस आए, नॉइज ज्यादा हो रहा है यार ये, और ये इधर से कनेक्ट हो गई, और ये जाकर के आगे कहीं यहाँ पर फिक्स कर दिया हमने। ठीक, ए वाले की वेलोसिटी v1 और बी वाले की वेलोसिटी v2। देखो अब तो ये v1 ये v2, क्या रिलेशन बनेगा इसमें यार, इनमें क्या रिलेशन आएगा? तो टोटल कितना टेंशन फोर्स बी पर लगेगा? देखो अगर आप इस स्ट्रिंग में टी दिखाओ यहाँ पर, तो जब इसमें टी दिखाएंगे ना तो फिर यहाँ पर भी टी आएगा और यहाँ पर भी टी आएगा, तो यानी इस वाली स्ट्रिंग में कितनी टेंशन दिखाओगे? जो पुली से अटैच वाली स्ट्रिंग है, अगर इसमें टी दिखा रखा है तो यहाँ पर 2 ठीक है जी, सही है चीज। ठीक, और इधर ए वाले पर टोटल कितना टेंशन दिखाओगे? यहाँ पर टी, यहाँ पर टी, तो इस बीच वाली स्ट्रिंग में 2t, और इधर वाले बीच स्ट्रिंग में भी 2t दिखाओगे। अब वर्क निकाल लो, टोटल 4t का टेंशन है यहाँ पर, तो 4t इंटू v1 इंटू dt, इस तरफ 3t का टेंशन है, तो -3t, माइनस इसलिए क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी अपोजिट है। खत्म हो गया आपका आंसर, 4v1 इक्वल्स टू 3vt, ये रिलेशन है। समझ गए जी कि नहीं, अभी भी डाउट है कोई? यस सर। समझ गए सर। ठीक, तो दिस कंसेप्ट को आप कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफ कंस्ट्रेंट इक्वेशंस दैट टोटल वर्क बाय टेंशन फोर्स इज 0। नॉर्मल का 0 हो गया, ठीक है, 3 हो गए अब आपके। फोर्थ नंबर पे चलूं, टेंशन के बाद चौथा नंबर पे आए, तो हमने कहा mg डील हो गया, नॉर्मल हो गया, टेंशन हो गया। अब आते हैं वर्क बाय स्प्रिंग, क्योंकि कभी कभी स्प्रिंग के भी क्वेश्चंस आएंगे, स्पेशली एसएचएम चैप्टर में। वर्क बाय द स्प्रिंग फोर्स, तो इसके वर्क का क्या फॉर्मूला है यार? तो पहले तो आपको स्प्रिंग फोर्स के बारे में पता होना चाहिए कि स्प्रिंग फोर्स हुक्स लॉ से आता है। जो हुक्स लॉ है उसमें स्प्रिंग फोर्स को F इक्वल टू -kx कहा गया है। तो क्या वर्क होगा इसमें? देखो कंसेप्ट क्या बनेगा, अगर हम मान लें कि कोई स्प्रिंग है, ठीक,
और हमने यहाँ पर इसको हाथ से पकड़ करके, मतलब बाय हैंड, इसको हाथ से पकड़ करके अपने राइट हैंड से मान लो पकड़ करके और इस स्प्रिंग को खींचा। आप किसी पर्सन का हैंड लगाया गया है और हाथ से पकड़ करके आप स्प्रिंग को खींच रहे हो और ये लेंथ इसकी नॉर्मल लेंथ है, मतलब यहाँ पर ये लेंथ इसकी नॉर्मल यानी रिलैक्स करने वाली लेंथ होती है। रिलैक्स लेंथ का मतलब जहां पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा। तो अगर हम इसको पुल करना स्टार्ट करें, हाथ से पकड़ करके इसको खींचना चालू करें, तो एक स्टेज पर मान लेते हैं कि ये स्प्रिंग x1 अमाउंट स्ट्रेच हो चुका है, मतलब ये डिस्टेंस x1 है, अपने नॉर्मल लेंथ से x1 डिस्टेंस आगे आ चुका है और अभी भी बाय हैंड आप इसको पुल कर रहे हो, ठीक है ना, अभी भी इसको खींच रहे हैं, मतलब दिस इज फोर्स ऑफ हैंड, दिस साइड फोर्स बाय द हैंड। लेकिन अगर अपने हाथ से आप उधर फोर्स लगा रहे होगे तो स्प्रिंग आपके अपोजिट फोर्स लगा रही होगी, फोर्स बाय द स्प्रिंग अपोजिट आएगा जो हुक्स लॉ से आएगा। और अभी भी आपके उस बाय हैंड अभी भी आप इसको पुल कर रहे हो, पुलिंग फोर्स अभी भी कंटिन्यू रखा हुआ है आपने, तो फिर ये यहां से और ज्यादा कंटिन्यू करके चले गए आगे और ज्यादा, एंड मान लेते हैं कि अब ये टोटल एलोंगेशन मेरा x2 हो गया टोटल, ठीक है। स्टिल वो पर्सन जो है वो मानने को तैयार ही नहीं बैठा है, वो कह रहा है अभी भी हम फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो वो जो पर्सन है आउट ऑफ कंट्रोल, दैट मींस कि वो अभी भी स्प्रिंग को खींचता चला जा रहा है, FH, कोई दिक्कत नहीं, स्प्रिंग का फोर्स अभी भी लेफ्ट साइड डायरेक्शन में आएगा। लेकिन स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट फोर्स कैटेगरी में जाएगा या वेरिएबल फोर्स कैटेगरी में जाएगा, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ अगर देखा जाए, है ना, वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल तो वेरिएबल फोर्स यानी कि यहाँ पर स्प्रिंग में ज्यादा फोर्स है। अगर आप देखोगे तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पर नो फोर्स बाय स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग रिलैक्स कर रही थी, आराम करने की स्टेज थी उसकी। अब थोड़ा सा फोर्स लगाएगा, लिटिल फोर्स बाय स्प्रिंग, मोर फोर्स बाय स्प्रिंग, जितनी ज्यादा आप उसको एलोंगेट करेंगे उतना ज्यादा फोर्स लगाएगा। यही इस हुक्स का कहना था कि आप जितना स्ट्रेच करोगे उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी, और उसका एक लॉ दिया इन्होंने। तो अब इसके वर्क कैसे निकालोगे यार, वर्क बाय स्प्रिंग फोर्स कैसे ले आए, कोई तरीका बताओ। जी जी, वर्क बाय स्प्रिंग बिकॉज ऑफ वेरिएबल फोर्स है, तो वेरिएबल फोर्सेस के लिए वर्क कैलकुलेट करेंगे बाय द इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेट करेंगे फोर्स माइनस के एक्स को, और सपोज करो मेरा इंटरेस्ट इसको ए बी सी मान ले, तो मेरा इंटरेस्ट बी टू सी वाले पोर्शन पे है, मैं बी टू सी वाले पोर्शन में वर्क चाहता हूं कि बी टू सी वाले में मतलब यहां से यहां तक इन कोमल हाथों ने कितना काम किया है, मतलब इन जिस हाथ से आप इसको खींच रहे हो इन हाथों ने क्या काम किया फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, मतलब फ्रॉम द एलोंगेशन x1 टू द एलोंगेशन x2, हाउ मच वर्क इज डन बाय दिस पर्सन या हाउ मच वर्क इज डन बाय दिस स्प्रिंग। तो वर्क बाय स्प्रिंग निकालेंगे तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को dx, f dx वेरिएबल फोर्स के लिए, फॉर वेरिएबल फोर्स लिमिट रखेंगे फ्रॉम x1 टू x2। क्या रिजल्ट बनेगा इसका, अगर हम यहां से निकाले तो वर्क बाय स्प्रिंग का रिजल्ट क्या बनेगा यहाँ पर, हाफ के x1 स्क्वायर minus x2 square. माइनस x2 स्क्वायर, एंड दिस इज जनरलाइज फॉर्मूला फॉर यू, एंड इसको आप याद रखेंगे, लर्न कर लीजिए इसको, आई मीन इसको याद रखना है। और याद करने के साथ आपको ये याद रखना पड़ेगा कि x1 क्या है और x2 क्या है। नॉइज तुम्हारी है, x1 क्या है और x2 क्या है। तो x1 का मतलब बेसिकली हम लोग कहते हैं यहाँ पर सिंबल्स को याद रखने के लिए, x1 का मतलब है इनिशियल डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का मतलब नॉर्मल लेंथ से वो कितना ज्यादा था, नॉर्मल लेंथ से वो कितना कम था, और ये फाइनल डिफॉर्मेशन। इसको आप जनरलाइज यूज करेंगे। स्प्रिंग के वर्क के लिए आप बार बार डेरिवेशन नहीं करेंगे, हम लोग स्प्रिंग का वर्क हम जनरलाइज इसी फॉर्मूले से किसी भी न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करेंगे, इररिस्पेक्टिव कैसा भी न्यूमेरिकल है आपके सामने। मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको दिखाता हूँ, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसके वर्क को कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं। देखना फॉर्मूला ये रहेगा, तो मैं कुछ एग्जांपल सब चूज कर रहा हूँ, लाइक एग्जांपल 1, हम लोगों ने
सपोज दैट कि आपसे कहा जाए कि एक स्प्रिंग है वो नॉर्मल लेंथ पर है, एल एन फॉर द नॉर्मल। यहाँ पर हमने एक मास एम रखा और किसी पर्सन ने हाथ से बाय हैंड इसको पुश किया इस तरफ, मतलब ब्लॉक लगा करके आप स्प्रिंग को पुश करो और वो स्प्रिंग कुछ अमाउंट से कंप्रेस हो जाए। वो स्प्रिंग मान लो कंप्रेस हो गई यहां से एक्स डिस्टेंस। चलिए जी, तो कितना वर्क किया स्प्रिंग ने अगर पूछा जाए आपसे, हाउ मच वर्क इज डन बाय दिस स्प्रिंग। वर्क बाय स्प्रिंग निकालना है आपको। देखिए किसी भी न्यूमेरिकल में जब आप वर्क निकालोगे ना, या तो दो बातें आपको पता होनी चाहिए, कहां से कहां तक। तो वर्क बाय स्प्रिंग मैं तो लिख दे रहा हूं, हाँ जी, कि फ्रॉम स्टार्ट ऑफ पुश, मतलब जहां से आपने पुश करना स्टार्ट किया था वहां से एंटिल एंड। तो एंड ये है, ये एंड है, ये स्टार्ट है। तो जहां से स्टार्ट हुआ था वहां पर x1 क्या है और जब खत्म किया तो x2 क्या है, ये पता लगा लो आप। x1 x2 मतलब डिफॉर्मेशन। तो जब हमने उसको पुश करना स्टार्ट किया था स्प्रिंग को, जब आपने इस हाथ से इसको धक्का देना स्टार्ट किया था तो ये नॉर्मल लेंथ थी, कोई डिफॉर्मेशन नहीं था, यानी कि x1 0। और जब बाद में इसको पुश कर दिया तो x डिस्टेंस से वो कंप्रेस हो गया, यानी कि x2 की वैल्यू -x लिखेंगे। कंप्रेशन को माइनस में लिखते हैं, एलोंगेशंस को प्लस में और कंप्रेशंस को माइनस में। मतलब एक्चुअली ये कन्वेंशन ये होता है कि जो नॉर्मल लेंथ है वो x इक्वल टू 0 मानी जाती है, उसके एक तरफ नेगेटिव वैल्यू एक तरफ पॉजिटिव वैल्यू। अब आप इसका आंसर दे दो क्या आएगा। अभी आंसर दे दिया सड़के ने में से कि हाफ के फॉर्मूला यही है। तो x1 मतलब जब स्टार्ट करते वक्त क्या था और x2 एंड करते वक्त क्या था। तो स्टार्ट करते वक्त नॉर्मल था तो 0 स्क्वायर, और एंड करते वक्त -x का स्क्वायर है वो फिर x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि वर्क बाय स्प्रिंग -12 kx स्क्वायर है वर्क बाय द स्प्रिंग। ठीक है जी पॉइंट। और ये सिर्फ यहीं पर नहीं है, देखो ये यहीं पर नहीं है, कहीं पर भी। अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, ये चीज कहीं पर भी होगी। जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि एक सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक, सेंटर से हमने कोई स्प्रिंग बांधी, यहाँ पर कोई बीड है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी अभी आपको आएंगे। ये बीड है कोई, उस बीड से हमने स्प्रिंग लगा दी और ये बीड ऐसे मोशन कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, और ऐसा करके बाद में स्प्रिंग वर्टिकल हो गई यहाँ पर। मतलब बट ये नॉन सर्कुलर ट्रैक है, सॉरी नॉन सर्कुलर ट्रैक, सर्किल नहीं है, नॉन सर्कुलर है। तो ये बीड यहाँ से यहाँ तक आ गई। ये लेंथ आपकी जो है वो मान लो, ये लेंथ जो यहाँ पर लेंथ है वो लेट्स से कि वो कुछ 3l/4 है ये लेंथ, और ये लेंथ हम मान लेते हैं कि 5l/2 है सपोज, ये लेंथ नॉन सर्कुलर है। और आपसे कहा गया है, गिवन है नॉर्मल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, नॉर्मल लेंथ ऑफ स्प्रिंग वो L के बराबर है। तो कितना वर्क किया बीड ने यहां से यहां तक, मतलब फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B कितना वर्क हुआ। हाफ तो के 7l/4। जी सही है कि फ्रॉम A टू B अगर पूछा जाए कि वर्क बाय स्प्रिंग क्या है, तो तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है, हाफ के x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। अब x1 x2 क्या है ये पता लगाते हैं। तो x1 क्या है और x2 क्या है। तो x1 ये है कि जब आप स्टार्ट हुए थे तो ये 3l/4 नॉर्मल लेंथ से कितना कम है, नॉर्मल लेंथ से कितना कम हुआ अब यहाँ पर स्प्रिंग की लेंथ। तो l/4 कम है नॉर्मल लेंथ से, तो -l/4 कर दीजिए। और जब पॉइंट बी पर गए तो आप नॉर्मल लेंथ से कितना ज्यादा हो, आई मीन कितना एलोंगेटेड हो नॉर्मल लेंथ से। तो नॉर्मल लेंथ इज l, 5l/2 विच मीन्स कि 3l/2 हम ज्यादा है, प्लस में है। ये हमारे x1 x2 है। आई बात समझ में आ रही है चीज। Yes, sir. क्या आएगा आंसर है इसका, वर्क डन बाय, क्या आएगा आंसर वर्क डन बाय स्प्रिंग। फॉर्मूले में बस वैल्यू रखो आप, सर सिर्फ हाफ वैल्यू। के 91l² / 16 आएगा।
मतलब कि 91/32 कर दें एक साथ मिला करके। जी सर। है ना? जी तो वर्क बाय स्प्रिंग सही है ना? 91/32 गलत मत करवाना यार। सर। तो 35/32। ये नहीं आ सर नहीं नहीं, एक मिनट सर, सर गलत है, गलत है, 35/32। तुम लोग यार भैया, ये वर्क बाय स्प्रिंग है, ठीक है? देखो बच्चा, कुछ लोग अभी भी तुम्हारे में से हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। कम्युनिकेशन गैप में क्या होता है, हमको स्प्रिंग की लेंथ नहीं लेनी होती है। कुछ यार गड़बड़ कर रहा है। कोई आ जा रहा है, एक मिनट, पता नहीं क्यों ये हो जाता है। हाँ जी, x1 x2 का ये मतलब नहीं कि स्प्रिंग की लेंथ क्या है, इस कंफ्यूज मत करना आप कभी भी क्वेश्चंस में। x1 का मतलब स्प्रिंग की जो लेंथ है वो उसकी नॉर्मल लेंथ से कितनी ज्यादा है या कितनी कम है। ज्यादा है तो प्लस और कम है तो माइनस, ये करना है आपको। जी सर, ये गलत हो गया था, अब सही है। हाँ, ये कॉमन मिस्टेक्स बता रहा हूँ। देखो ये सब तुम्हें कोई नहीं बताएगा बच्चा कि मिस्टेक्स क्या होती हैं, ये हम लोग के एक्सपीरियंस इतने हैं तो हम बता रहे हैं कि लोग बच्चे क्या क्या करते हैं, और आप भी यही सब करोगे। लोग टोटल लेंथ को लेकर के वर्क निकाल देते हैं। टोटल लेंथ से नहीं निकालना है आपको, आपको निकालना है नॉर्मल लेंथ और ये लेंथ में क्या डिफरेंस है, वो हमारा एक्स होता है, उसको डिफॉर्मेशन कहते हैं। तो स्प्रिंग के वर्क निकालने के लिए ना अब आपको दोबारा मेहनत नहीं करनी है। स्प्रिंग का वर्क दुनिया के किसी भी न्यूमेरिकल में आप इसी से निकालो। चौथा केस यही है, स्प्रिंग का वर्क निकालना है तो इसी न्यूमेरिकल से निकालेंगे और किसी से नहीं निकालेंगे आप। एंड लास्ट में जो हमारे पास बचा वो बचा अब फ्रिक्शन फोर्स फाइनल आंसर में। बस इसको कंप्लीट कर दे। फिफ्थ, तो वर्क बाय, अब फ्रिक्शन भी दो है, तो पहले मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन है, वर्क बाय स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो ये चीज आपको डिस्कस की थी ना आज, थोड़ा सा पेन पेपर पे पढ़ाने का मेरा रीजन भी है इसीलिए था कि कुछ चीजें हम लाइव दिखा पाए आपको कि ये एक ब्लॉक है, इसके ऊपर एक और ब्लॉक है। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर हम नीचे वाली ब्लॉक को पुश करेंगे तो अगर हम मतलब स्लो पुश करेंगे तो ये दोनों साथ साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर हम अमाउंट ऑफ पुश को इंक्रीज कर दें, बहुत हार्ड पुश कर दें, तो हो सकता है इनके बीच में रिलेटिव मोशन हो जाए। अगर आप ज्यादा पुश करोगे तो धीरे धीरे स्केल पीछे आ जाएगी, लेकिन अगर आप इसको स्लो पुश करोगे, मान लो धीरे धीरे करो, धीरे धीरे पुश करिए, तो क्या ये साथ साथ नहीं चलेंगे? लाइव है ना, मतलब आप करके देख सकते हो भाई इसको। Yes, अगर आप sir. दो बॉडीज में नीचे वाली बॉडी को पुश करिए और हल्के से करिए तो ये साथ चलेंगे, ज्यादा तेजी से कर दो तो नीचे वाली बॉडी ग्रेजुअली आगे निकल जाती है और ये वाली बॉडी पीछे की तरफ आ जाती है। इसीलिए इसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन बैकवर्ड होती है, इसीलिए इस पर फ्रिक्शन फॉरवर्ड दिखाया जाता है। तो डिपेंड करता है कि आप कितनी इंटेंसिटी से पुश कर रहे हो, दो रिजल्ट्स बन सकते हैं, या तो बॉडीज साथ चलेंगी या तो बॉडी साथ नहीं चलेंगी। इसी को स्टैक ऑफ ब्लॉक में न्यूटन लॉ में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एक m1 मास हो गया, एक m2 मास हो गया, और मान लो आप यहाँ पर कैपिटल F से पुश कर रहे हो, बट ये थोड़ा सा, मतलब ज्यादा नहीं, हार्ड पुश नहीं कर रहे हैं, सॉफ्ट तरीके से धीरे से पुश कर दीजिए उसको m1 m2 से। तो सॉफ्ट मतलब लिटिल पुश में क्या होगा कि ये दोनों एक साथ आगे बढ़ेंगे, दैट मीन्स m1 एंड m2 विल मूव टुगेदर। जी, अब आप बताओ, ये साथ साथ चले, बट फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? m2 वाले ब्लॉक पर। अभी मैंने करके दिखा दिया आपको, टेंडेंसी इस ऊपर वाले ब्लॉक की किधर जाने की है। अगर आप ज्यादा पुश कर दोगे फॉरवर्ड तो ये लगेगा फॉरवर्ड फ्रिक्शन। लगेगा। बस क्लियर हो गया, इस पे फ्रिक्शन फॉरवर्ड आएगा और m1 वाले पर फ्रिक्शन बैकवर्ड आएगा। Backward. न्यूटन,
लेकिन साथ साथ चल रहे हो ना आप, तो डिस्प्लेसमेंट तो कॉमन हुआ। जब साथ साथ चलेंगे तो एक कॉमन डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ऐसे में अब अगर पूछ लिया जाए कि वर्क बाय फ्रिक्शन, फिर से ऑन M1, ऑन M2 एंड ऑन सिस्टम, यानी कि M1 प्लस M2। तो ऑन M1 क्या हुआ आप बता दो। सर माइनस M1 पर FD। हाँ बैकवर्ड फ्रिक्शन माइनस, M2 पर प्लस FD और टोटल जीरो। तो यहाँ से सर भी कंसेप्ट क्लियर। हाँ जी बताओ। सर तो ऐसे हर केस में जहाँ पे इंटरनल फोर्सेस होंगे वहाँ पे जीरो हो जाएगा, मतलब अगर पूरे सिस्टम को कंसिडर करें। ना ना ना, ये गलत है। देखिए, अगर यही ब्लॉक साथ न चल रहे होते तब के इनमें कॉमन डिस्प्लेसमेंट आता। सर अगर सिस्टम माने तो, मतलब अगर साथ में चल रहे हैं तो इस तरीके से हम, हाँ बात सही है, लेकिन देखो जब क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आता है ना, देखो जो आपने यस स्टेटमेंट बोला उसको अगर मैं क्वेश्चन में कन्वर्ट करूं सर, तो अगर कि एक भी एग्जांपल निकाल लेंगे जिसमें नहीं होगा तो रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, मतलब क्या ये जरूरी है कि वर्क बाय इंटरनल फोर्स जीरो होगा? क्वेश्चन यही है, इज इट नेसेसरी दैट वर्क बाय इंटरनल फोर्सेस इज ऑलवेज जीरो फॉर द सिस्टम? बोलो, क्या ये हमेशा जीरो आएगा? No, sir. नहीं सर, नहीं। सर जहाँ पर वो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी वहां पर नहीं आएगा। हाँ, नहीं हम तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव पेपर के हिसाब से ना, ऑब्जेक्टिव पेपर में आपका नो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 वर्क बाय इंटरनल फोर्स इज ऑलवेज जीरो, ऑप्शन बी वर्क बाय इंटरनल फोर्स मे और मे नॉट बी जीरो। आप टिक किसको करके आओगे? सर, मे और मे नॉट बी जीरो। राइट, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, इसी का तो कॉन्फिडेंस लाने की बात कर रहा हूँ कि कोई पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंफ्यूज्ड माइंड से जाओगे तो फिर यार एग्जाम में फिर फायदा क्या होगा आपका? क्लियर माइंड से जाओ। क्लियर माइंड ये हो गया, यानी कि हमारा एक और कंसेप्ट आ गया कि सम ऑफ वर्क बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, सम ऑफ वर्क बाय द स्टैटिक फ्रिक्शन इज जीरो। सर इसीलिए हाँ जी, सर तो जो जीरो होगा वो उस केस में होगा ना जिसमें काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही होगी। नहीं ऐसा कोई रूल नहीं है। काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं चेंज होगी? सिस्टम एक्सेलरेट तो कर ही रहा है। एक बार बताइए, ये दोनों मासेस रेस्ट पे हैं? सर सुनो सुनो, करके एक बच्चा एक सेकंड में दीजिए। ये दोनों मासेस रेस्ट में हैं, तो अभी इसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी है? सर जीरो। जीरो। अब हमने क्या किया, इसको पुश किया हल्का सा और ये साथ आगे बढ़ गए, तो कुछ वेलोसिटी आ गई इसके अंदर, यस सर। तो काइनेटिक एनर्जी तो बदल गया ना। उसके बाद भी स्टैटिक फ्रिक्शन ने वर्क कहाँ किया? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन ने एक के ऊपर माइनस में वर्क किया, एक के ऊपर प्लस में वर्क किया। सर तो फिर किस में होगा नॉन जीरो? सर उसमें उनकी दोनों के बीच की वेलोसिटी जीरो होगी ना, पहला वाला भी v सी करेगा, नीचे वाला भी उसी को करेगा, तो रिलेटिव जीरो हो जाए। मतलब बिल्कुल इस चीज का काइनेटिक एनर्जी से कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो हम कोई कमेंट कर ही नहीं पाएंगे कि काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई कि नहीं हुई। कोई कनेक्शन ही नहीं है उनके बीच में। ये तो सिर्फ ये देखो, इसका मतलब सिर्फ ये हुआ हमेशा ना, देखिए एक्चुअली माइनस और प्लस में वर्क आने का मतलब क्या होता है? डूइंग पॉजिटिव वर्क मतलब गेन ऑफ एनर्जी, डूइंग नेगेटिव वर्क मतलब लॉस ऑफ एनर्जी। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि M2 वाले की एनर्जी बढ़ेगी और M1 वाले की एनर्जी कम हो जाएगी, लेकिन पूरे सिस्टम की एनर्जी चेंज नहीं होगी। मतलब यहाँ पर एक इंटरनल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, मास M2 की एनर्जी ट्रांसफर होकर के M1 में जा रही है, क्योंकि इंटरनल ट्रांसफर है, M2 से निकल के M1 में आ गई। तो टोटल अगर आप करेंगे M2 प्लस M1 मिला करके, तो कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं हुई है। इसका मतलब ये है स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से पूरे सिस्टम की एनर्जी न तो इंक्रीज कर सकती है और न डिक्रीज कर सकती है। सर सर तो फिर कौन से केस में मतलब इंटरनल फोर्स की वजह से कोई वर्क होगा सर? क्योंकि एक दिन आपने सर एग्जाम्पल में बताया था कि मतलब इंटरनल भी कोई फोर्स अगर लग रहा है तो उसका कोई वर्क नहीं आता है।
वो एक्सटर्नल पुश नहीं की वजह बताया से ही आता है। नहीं बाबू भैया, मैंने ये नहीं बताया, आप लोग मेरे को झूठा बदनाम कर रहे हो। देखो मैं ये नहीं कह सर रहा आपने आपसे कि सम फोर्सेस ऑफ का वर्क, बताया था। देखिए सम ऑफ वर्क बाय इंटरनल फोर्सेस मे और मे नॉट बी जीरो। मैं आज लिख दे रहा हूँ इसको बड़ा बड़ा, तो अच्छा रिकॉर्डिंग है, वरना प्रूफ है कि हम क्या क्या मैंने बोला है। सब देखिए, आपको इसका एग्जांपल चाहिए तो एग्जांपल ये हो ना यार, आप दो चार्ज ले लो Q1 Q2 कोलम्बिक चार्जेस, ठीक है, या प्लस Q1 माइनस Q1 के दो चार्ज ले लो, दोनों एक दूसरे पर कोलम्बिक फोर्स लगाएंगे और मान लीजिए कि दोनों एक दूसरे की तरफ आ भी रहे, Q1 इस तरफ D1 डिस्टेंस से चला, Q2 इस तरफ ये माइनस Q2 वाला D2 से चला। तो यहाँ पर क्या वर्क हुआ, यहाँ पर वर्क लिखो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में। यहाँ पर वर्क लिखो, यहाँ भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, दोनों लेफ्ट, यहाँ दोनों राइट। तो सम ऑफ वर्क तो पॉजिटिव आ रहा है, तो कहाँ हो रहा है इंटरनल फोर्स? अगर आप इनको सिस्टम मान भी लो तो कहाँ कैंसिल हो रहे हैं वो? अगर हम दोनों चार्जेस को अपना सिस्टम मान भी लें तो ऐसा थोड़ी है कि कोलम्बिक फोर्स का वर्क कैंसिल कर जाएगा, यस सर। है ना। मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारी थिंकिंग जो है ना बच्चा, सुनो मेरे प्रॉब्लम बता रहा हूँ क्या आप लोग की, हमारी थिंकिंग क्वेश्चन के आंसर देते वक्त यहीं तक लिमिटेड होती है, हम इनके बारे में सोचते ही नहीं कभी। तो ये भी तो फोर्सेस है फिजिक्स में, अगर कहीं पर भी तुमको जीरो नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब हो गया ना क्लियर। हमारी एक्चुअली हम कहाँ से आंसर देते हैं, एन टी फ्रिक्शन को देख करके, ये भूल जाते हैं कि कोलम्बिक फोर्स भी लगती है आगे। इसीलिए मैंने बिगिनिंग में बता दिया था कि ये सब भी फोर्सेस हैं। नॉर्मल फोर्स का वर्क मैं बार बार कह रहा हूँ रिजिड बॉडी में जीरो होता है, लिक्विड में नहीं जीरो होता है। लिक्विड के नॉर्मल फोर्स को ही तो बॉयंसी कहा गया है, तो बॉयंसी का वर्क तो आता है। तो जो भी चीज बच्चा हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उसको क्लैरिटी के साथ, बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट्स के साथ, एक एक लाइन की क्लैरिटी होनी चाहिए। और अच्छा है कि जेई में थियोरेटिकल क्वेश्चंस नहीं आ रहे, वरना मैं बता रहा हूँ कट ऑफ इतना लो जाएगा, इतना लो कट ऑफ जाएगा, क्योंकि लोगों को थियोरेटिकल क्वेश्चंस की आदत ही नहीं है। एनीवे भी क्लियर हो गया आपका कि वर्क बाय इंटरनल फोर्स हमेशा जीरो नहीं होता यार। जी सर। यस सर। हाँ, नॉर्मल के केस में जीरो होगा, टेंशन के केस में जीरो होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में जीरो होगा, तीन केसेस में जीरो होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन में जीरो होगा ये? नो सर। नहीं नो होगा। सर। तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? सर डिपेंड करेगा। पॉजिटिव देखिए होगा, पॉजिटिव। देखिए नहीं बजाज नहीं, नेगेटिव होगा सर, नेगेटिव। बच्चा डाउट नहीं, हम फिर कह रहे हैं ना, डाउट का कोई स्कोप नहीं होता जेई के पेपर में। एक डाउट पूरी आपका पेपर और इसका रिजल्ट पूरा पलट देता है आपका। एक क्वेश्चन में अगर आपका माइंड डाइवर्ट हुआ, और कई बार होता है आप लोग के साथ, पहली बार जो ऑप्शन टिक करने जा रहे होते हैं वो सही होता है, कुछ ना कुछ दिमाग में उल्टा सीधा ख्याल आ जाता है और पलट देते हो अपने ऑप्शन को। बाद में मालूम चलता है यार जो पहले वाला टिक कर रहे थे वो तो सही था, फालतू में गलत हो गया क्वेश्चन। हमारे साथ तो कई बार हुआ था एग्जाम टाइम पर कि जो फर्स्ट थॉट आता है ज्यादातर केसेस में वो सही होता था, लेकिन फिर अपने ऊपर भरोसा नहीं था तो कुछ और उल्टा सीधा सोच के जबरदस्ती आंसर बदल दिया और बाद में मालूम चला -1 देख करके घूम रहे। तुम लोग के साथ भी होगा ये। देखिए अगर आप इसको ज्यादा पुश कर देंगे तो क्या होगा, ये दोनों अलग चलेंगे। अब मुझे बताओ कौन आगे निकल जाएगा? बताओ, अभी मैंने करके दिखाया है, इसमें आप रटते क्यों हो? आप करके देखो, मैंने स्केल को बिल्कुल फ्रंट साइड पर रखा है, इसके फ्रंट साइड पर। अब मैं इसको अगर बहुत स्ट्रांगली पुश करूं तो कौन ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करेगा ये बताओ। ये स्केल पीछे आ गई, यहाँ आ गई, कैरियर करेगा। तो क्या रिमोट ज्यादा नहीं कर रहा है? क्योंकि ये स्केल यहाँ रखा था ना। अगर ये साथ साथ चलते, मान लो अगर ये साथ साथ चलते, यहाँ से चलते, मान लो सपोज इस लाइन से इस लाइन तक जाते, तो अगर ये स्केल यहाँ होती
और इस लाइन से इस लाइन तक जाते तो स्केल का डिस्प्लेसमेंट और रिमोट का डिस्प्लेसमेंट सेम होता, लेकिन स्केल पीछे हो गई थोड़ी सी। तो अब बताओ किसने ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कर दिया? ग्राउंड फ्रेम से। ग्राउंड फ्रेम से किसने ज्यादा डिस्प्लेसमेंट किया? कैरियर। कैरियर कैरियर। मतलब नीचे वाली बॉडी ना, रिमोट को। तो यानी जिसको आप पुश करोगे हमेशा वही ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो अगर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, इसका मतलब m1 का डिस्प्लेसमेंट d1 और m2 का डिस्प्लेसमेंट d2, d1 ज्यादा होगा। और फ्रिक्शन कैसे लग रहा है यहाँ पर? फ्रिक्शन कैसे लग रहा है? तो m2 पर फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड लग रहा था और m1 पर फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड लग रहा था। अब बताओ आप, अब बताओ क्या हुआ? नेगेटिव। जी, क्योंकि m2 के फ्रिक्शन ने f इंटू dt का वर्क किया है। f d2 पॉजिटिव प्लस f d2 ये एक वर्क है, और माइनस f d1 एक वर्क है, लेकिन d1 ज्यादा है। यानी फ्रिक्शन का नेगेटिव वर्क पॉजिटिव वर्क से ज्यादा है। फ्रिक्शन का नेगेटिव वर्क पॉजिटिव वर्क से ज्यादा है, यानी कि फाइनली आप ये कह सकते हो कि सम ऑफ वर्क बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, ये हमेशा नेगेटिव होगा। यानी कुल मिलाकर के फ्रिक्शन का टोटल वर्क कभी भी पॉजिटिव नहीं आता। या तो टोटल वर्क बाय फ्रिक्शन 0 आएगा अगर वो स्टैटिक है तो, या फिर टोटल वर्क बाय फ्रिक्शन नेगेटिव आएगा अगर वो काइनेटिक है तो। पॉजिटिव नहीं हो सकता है, यानी कि फ्रिक्शन कभी एनर्जी सप्लाई नहीं कर सकता। पॉजिटिव वर्क का मतलब होता है एनर्जी देना। तो फ्रिक्शन क्या कभी किसी सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है? क्या बोलते हैं इसको? एनर्जी डिसिपेटिंग फोर्स कहा गया है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहा गया है। एनर्जी का लॉस होता है इसमें। यस सर। समझ गए? जो फोर्सेस पॉजिटिव वर्क भी कर सकते हैं और नेगेटिव वर्क भी कर सकते हैं, वो आपके कंजर्वेटिव हो जाते हैं। और फ्रिक्शन का टोटल वर्क क्योंकि पॉजिटिव नहीं हो सकता, इसीलिए ये कंजर्वेटिव फोर्स में नहीं आता। इसको अब कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव की डेफिनेशंस में एक बार और रिपीट कर देंगे। लोग पूछते हैं कि फ्रिक्शन में पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं डिफाइन होती है? क्यों डिफाइन करे जब उसका नेचर ही वैसा नहीं है? तो ये या तो टोटल नेगेटिव वर्क करता है या टोटल जीरो करता है, पॉजिटिव कर ही नहीं सकता कभी। कभी नहीं हो सकता फ्रिक्शन का वर्क, क्योंकि इन दो के अलावा कोई और फ्रिक्शन तो है नहीं। सो इसको आगे सब ध्यान रखेंगे। लगभग सारी फोर्सेस से डिस्कस हो चुकी हैं, अब न्यूमेरिकल्स के टाइम आ गया हमारा, तो वो अगली क्लासेस में करेंगे। बट उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है, पूरी तरीके से थॉरली इसको रिवाइज करो, एक एक कंसेप्ट को, ठीक है ना? और अपने हिसाब से इनकी एक समरी नोट्स बनाइए, लिस्ट ऑफ फोर्सेस और उनके आगे कंसेप्ट्स को। बिकॉज अगर आप नंबर ऑफ पेजेस देखोगे तो 7-8 पेजेस में ये नोट्स बने हैं, तो 7-8 पेज को रिवाइज करना टफ होता है। तो आज के पूरे लेक्चर को आप एक सिंगल पेज पर कहीं बनाओ, पूरा लेक्चर को सिंगल पेज पर या हाफ पेज पर, so दैट कि एग्जाम से जस्ट पहले रिवाइज किया जा सके उसे, इन सारे कंसेप्ट्स को। सर इसमें थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी हैं और न्यूमेरिकल पॉइंट्स भी हैं। तो पेपर का पैटर्न चाहे असर्शन रीजनिंग आ जाए, थ्योरी बेस आ जाए, न्यूमेरिकल आ जाए, इंटीजर आ जाए, सब्जेक्टिव आ जाए, प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। जी अब बताओ क्या कह रहे थे? सर मैं पूछ रहा हूँ, मेरी पहली क्लास थी, तो आप अभी इससे पहले क्या क्या पढ़ा चुके हैं, क्या क्या चैप्टर्स एंड टॉपिक्स हो चुके हैं? नहीं, इसके पहले बच्चा न्यूटन लॉ हो चुका है और काइनेमेटिक्स, तो आपका दो मेन चैप्टर तो छूट गए हैं, बट वो कमिंग वीक में पढ़ाया जाएगा, आप लोग को एडजस्ट करेंगे। और हालांकि वर्क एनर्जी पावर में मैं ये अश्योर कर रहा हूँ कि आपको पीछे से कोई दिक्कत बहुत ज्यादा नहीं आएगी। मतलब आज के लेक्चर में ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई होगी जस्ट क्योंकि हाँ पीछे सर, नहीं पढ़ा। प्रॉब्लम नहीं है। और सर इसका जो मटेरियल है, तो मटेरियल अभी मिल चुका है, वर्क एनर्जी का अभी मिलना है? यार मिल चुका है कि नहीं यार, इसका पता याद नहीं मुझे, शायद पैकेज मिला है इसका, नहीं मिला अभी, नहीं मिला सर। अभी नहीं मिला ना। और सर वो सॉफ्ट कॉपी देंगे या सेंटर से हार्ड कॉपी लेना पड़ेगा? दोनों ही है बच्चे, दोनों ऑप्शन हैं, दोनों में से जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। चलिए जी बच्चे, रखते हैं फिर, है ना? अब अगली क्लास में रिवाइज करके बैठिएगा जरा। सर करवा दीजिए जल्दी से अवेलेबल सेंटर में आप। ठीक है, राहुल सर का नंबर है आपके पास? चलो मैं ग्रुप में डाल दे रहा हूँ मैसेज, ठीक है, मैं करवा देता हूँ इसको। जी सर ठीक है, बताओ भाई। सर कल आपने क्वेश्चन में बताया था कि फ्रिक्शन कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। फ्रिक्शन या उसका वर्क, वर्क बाय फ्रिक्शन। हाँ तो वो तो आज भी कह रहा हूँ, यहाँ देखो, वो तो आज के एग्जाम्पल में भी कह रहे हैं।
ओके सर। ठीक है जी, थैंक यू जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर।